जबरदस्त उतार चढ़ाव और रेंज है छोटी सी। जी हाँ, ये है आज का अब तक का पूरा कारोबार। हफ्ते के पहले दिन क्लोजिंग मजबूत होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो आइए आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन में देखते हैं क्या कुछ होता है, कहां होती है क्लोजिंग। आप सबका स्वागत है फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से जान लेंगे कि इस समय मार्केट की डायरेक्शन कैसी लग रही है, अगले 1.5 घंटे की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस समय बाजार की 5 बड़ी बातें क्या है। उतार चढ़ाव चल रहा है बाजार में, पर हम सुबह से देख रहे हैं कि 9250 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है। इस समय 9270 के आसपास आपको निफ्टी दिखेगा। ऑटोज, मेटल्स और एफएमसीजी शेयर्स में दबाव है। आज इंडेक्स लगभग 2% लुढ़के हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए सरकारी बैंक्स में जोरदार खरीदारी हो रही है। पीएसयू बैंक इंडेक्स इस समय आपको गेन्स दिखाएगा। रुपए में एक बार फिर कमजोरी, बस रुपया अभी बंद होने की तैयारी में है। 20 पैसे आज गिरा है, वहां पर आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से कमजोरी है, नए रिकॉर्ड निचले स्तर के पास है। और नया रिकॉर्ड निचला स्तर आज बनाया है कच्चे तेल में। भारतीय बाजार में रिकॉर्ड लो पर है एमसीएक्स पर आज कच्चा तेल, 21% की गिरावट, और यहां से और फिसला तो लगभग 1000 का लेवल भी तोड़ सकता है, जहां तक एमसीएक्स क्रूड का सवाल है। जहां तक इस शो की बात है, अगले 1.5 घंटे में एक्शन पैक्ड चीजें हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स पर आज है फोकस, खबरों वाले शेयर्स, मार्केट खुलने के बाद इन्फोसिस के आने वाले हैं नतीजे, मार्केट क्लोज के पास कैसे रहेंगे अनुमान, ये भी आपको बताएंगे। नतीजों से पहले स्टॉक में खरीदारी भी दिख रही है। क्यों रुक रही हैं एसआईपीज, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी एनालिसिस करेंगे। और साथ ही अनिल जी हमें देंगे आखिरी घंटे के लिए उनकी स्ट्रैटेजी, किस तरह से इस बाजार को ट्रेन करना चाहिए जो कि एक रेंज में अटका हुआ है। साथ ही आईसीआईसीआई प्रू, कल आने वाले हैं नतीजे, कैसे रहेंगे इनके नतीजे, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, कैसे रहेंगे एसीसी के नतीजे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और 3:20 को आखिरी स्ट्रैटेजी मिलेगी आपको अनिल जी की तरफ से। तो अनिल जी, आज के ट्रेड की बात करें तो ग्लोबल क्यू से आज इतना सहारा नहीं मिला है सर। 250 अंक नीचे है इस समय आपको डाउ। ज्यादातर एशियाई बाजार कमजोर रहे हैं, यूरोप के बाजार भी लगभग मिले जुले हैं, पर जो भारतीय बाजार है, हम 9250 को डिफेंड कर रहे हैं। बैंक्स में आपका अच्छा एक्शन दिख रहा है, हर डिप जो आ रहा है सर उस पर थोड़ी बाइंग दिख रही है। अब सोचिए 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे, उसके बावजूद हमें डर भी नहीं है, उसके बावजूद हरे निशान में है। हाँ, वोलेटिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वोलेटिलिटी इस बात की है कि दोनों तरफ ट्रेड होता दिख रहा है आज बड़े दिनों बाद। एक्चुअली दीप है ना, ये कहना होगा कि 8000 से लेकर 8050 53 का लो बनाया था हमने 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, वहां से नॉन स्टॉप तेजी हुई है लगभग 1300-1400 पॉइंट की। ठीक है, पहली बार दिन के दौरान आज, अगर आज आप देखिए निफ्टी का एक बार पूरे दिन भर निफ्टी का चार्ट दिखाइए तो उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि पूरे दिन भर में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बार बार ऊपर नीचे का ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब एक ही चीज है कि जो वोलेटिलिटी आपको दिख रही है, वो वोलेटिलिटी है ना उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा शायद होनी चाहिए। आमतौर पर एक ट्रेंड के बाद एक्सट्रीम वोलेटिलिटी ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होती है, लेकिन वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत एक दिन में नहीं बनता और इतनी कम वोलेटिलिटी में नहीं बनता। तो क्या 1300-1400 पॉइंट की अच्छी खासी वन साइडेड तेजी होने के बाद निफ्टी रुकने के लिए तैयार है? ये सवाल आज उठा है, लेकिन इस सवाल का जवाब कि हाँ तैयार है या टॉप बनाने की कोशिश में, इसका जवाब अभी तक आया नहीं। ये जवाब इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर एक आध दिन की उठापटक के बाद बाजार फिर से रफ्तार पकड़ ले अपनी, तो यानी कि 9500 9600 जो पहला लेवल बनता है ऊपर इस ब्रेकआउट के बाद, वहां तक पहुंच ही सकते हैं। और बढ़ा तो 9800 से 10150 वो फाइनल डेस्टिनेशन, मुझे लगता है कि शायद 10150 के आसपास फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए, वहां तक पहुंच सकते हैं हम, ये हो सकता है। और मैं 10150 का लेवल कहां से दे रहा हूं वो भी मैं आपको बता दूं। जो पहला फॉल भारतीय बाजारों में जोर से आया था वो आया था 8550 तक। 8550 के फॉल के बाद पहला बाउंस जो बड़ा तगड़ा मिला वो आपको मिला 10156 तक का। तो मैं ये समझता हूं कि इस एक रिकवरी में एक अगर बहुत ज्यादा ताकत और बनती है तो 10,100, 10,156, 10,000 के आसपास वहां तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। लेकिन ये आज की जो वोलेटिलिटी है ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है दीप? पहली बात, अगर आप अमेरिका को देखें तो आपको इस वक्त हरे निशान में ट्रेड नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर्स 250 पॉइंट नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार अपनी ताकत दिखा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई खरीदारी करने के लिए तैयार बैठा है, हर डिप पर खरीदारी करने के लिए तैयार बैठा है, जो कि पिछले 4-5 दिनों का पूरा ट्रेंड वैसा ही है, बाय ऑन डिप्स, और उसका पैसा बन रहा है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि फ्लो है,
खरीदारी करने वाले हैं। लेकिन आज पहली बार एग्रेसिव थोड़ी सेलिंग भी नजर आ रही है कि जैसे ही ऊपर आता है किसी को बेचना है इस लेवल पे कि अब हो गया, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा या मैं बेचूंगा। तो मुझे आज के डेटा देखने कि कल किस तरह के एफआईज के डेटा आते हैं और किस तरह से आज की क्लोजिंग बनती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आज आप फिर से हरे निशान में बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब ताकत तो है और फिर आप कम से कम 9500 9600 तक तो जाने चाहिए ऊपर। लेकिन अगर आज लाल निशान में बंद होते हैं तो फिर कल का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए बेहद अहमियत वाला होगा, मेक या ब्रेक वाला। बिल्कुल अनिल जी, तो आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अहम रहेगी। और आपको याद होगा फ्राइडे को जब अनिल जी मार्केट के बारे में हम बता रहे थे तो उन्होंने कहा था इसी समय कि आने वाला 1.5 घंटा बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और हमने देखा एक ज़बरदस्त रैली आई थी, डेज हाई पर मार्केट क्लोज हुए, वहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं आई है पर आज ज़्यादा खरीदारी भी नहीं देखने को मिली है। देखते हैं किन लेवल पर आज क्लोजिंग होगी। पर आने वाले जो 1.5 घंटे हैं उसमें मार्केट एक्शन पर नज़र रहेगी। उससे पहले आपको बता देते हैं जी अनिल जी। जी, जब मैं कहता हूं कि आखिरी 1.5 घंटा बेहद एक्साइटिंग होगा, बेहद इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं हर रोज नहीं बोलता। वो जिस दिन ऐसा लगता है कि होने वाला है उसी दिन बोलता हूं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि 3:30 कब बजे बाजार बंद हो तो चले पता चले कि अब फ्री हुए हैं। तो ये सेशन जैसा फ्राइडे का हुआ वो हर रोज मिलता नहीं है। और जब फ्राइडे शुरुआत की तो वाकई में जब हम क्लोज हुए 1.5 घंटे बाद तो लगा ना कि सेशन था कुछ 1.5 घंटे में हमने एक्शन देखा। तो वो वाली चीज है। आज है ना वैसा एक्शन नहीं है, लेकिन आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दीप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कुछ बड़े लेवल को पार करते हैं और वो जो ये बंसल जी बार बार कहते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं गई जो हमने फ्राइडे को देखा। देखिए मैं वजन देता हूं फ्राइडे की क्लोजिंग को, क्योंकि एक तो अच्छा ब्रेकआउट मिला, दूसरा वो भी वीकली था, तो उसको आप हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन कई बार फिर भी डर रहता है कि कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं। तो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको वो लेवल होल्ड होते हुए दिखने चाहिए। तो मुझे लगता है आज उस लिहाज से क्लोजिंग आज की बेहद बेहद अहमियत वाली होगी। बिल्कुल अनिल जी, क्लोजिंग आज बहुत अहम होने वाली है। और अभी हल्की सी रिकवरी भी आई है बैंक निफ्टी में। सर जैसे आप बता रहे थे बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि 20,800 के लेवल के ऊपर जाए, वहीं पर थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है उस लेवल पर। देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। आपको ये भी बता देते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह के ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नज़र रहेगी। अर्निंग्स भी आनी शुरू हो गई और भी चीज़ों हैं जिन पर फोकस है। मानसी से जुड़ लेते हैं और जानते हैं कि कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नज़र है। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज से शुरुआत करते हैं नतीजे। जैसे कि आप कह रहे हैं नतीजे की सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आईटी स्पेस के नतीजों से इस बार शुरुआत हुई है। निफ्टी में इन्फोसिस के नतीजों पर इंतजार रहेगा और कैश में लिंडे इंडिया, टाटा एलेक्सी और वेदांता जैसी कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं। इसके अलावा गोवा माइनिंग केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है आज से शुरू हो चुकी है, इस पर भी हमारी नजर है। और साथ ही सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू आज से करने जा रही है। 6 ट्रांचेस में ये पूरी योजना जो है इसे बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से होती हुई दिखेगी। कल की अगर बात करें नतीजों के लिहाज से, वायदा बाजार में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसीसी दोनों ही कंपनियों के नतीजे आते दिखेंगे। और साथ ही कैश में क्रिसिल और तेजस नेटवर्क्स जैसी कंपनियों के नतीजे कल आने वाले हैं। और अंत में बुधवार के दिन कोटक महिंद्रा बैंक की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। अहम है ये बोर्ड बैठक क्योंकि एफपीओ और क्यूआईपी के जरिए कंपनी पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार करेगी। तो इस इवेंट पर भी नजर रहेगी। इवेंट्स हैं जिन पर नजर रहेगी। आइए देवांशी से भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं। बताइए देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आज सबसे पहले तो एबीपी और एलएनटी इन दोनों को ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। एलएनटी को 1000 से 2500 करोड़ का ऑर्डर मिला है और हर रोज ही हम देख रहे हैं एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो लार्ज ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं। पावर ट्रांसमिशन कारोबार से ये ऑर्डर आज मिलता हुआ दिखा है। साथ ही एबीबी जहाँ पे आईओसी से कंपनी को करीब 165 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। एलेम्बिक फार्मा यूएस एफडीए से एक दवा को, आंखों की दवा को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। और साथ ही स्ट्राइड्स फार्मा कंपनी को एक इन्फेक्शन के लिए यूएस एफडीए से ये जो दवा है, कैप्सूल्स हैं, इनको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है, ये पॉजिटिव है। नोवार्टिस इंडिया जहाँ पे कोरोना के इलाज के लिए मलेरिया की दवा की ट्रायल्स के लिए अब कंपनी रेडी है, ये उनकी पेरेंट कंपनी या यूएस वाली कंपनी है, इस पर नजर कीजिए। और साथ ही अब फंड एक्शन पर नजर कर लेते हैं जहाँ पे येस बैंक में आज बड़े सौदे दिखे। 50 लाख से ज्यादा के आज फंड एक्शन दिखे हैं। कई सौदे होते हुए दिखे, करीब 27.5 रुपए से लेकर 29 रुपए के बीच में ये सौदे होते हुए दिखे। पावर ग्रिड 22 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं 164 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। नैल्को में 11 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं
₹34 प्रति शेयर के भाव पर। और टोरेंट पावर में भी आज हमने देखा 12 लाख शेयरों के सौदे करीब ₹297 प्रति शेयर के भाव पर होते हुए दिखे। तो ये सारे स्टॉक्स एक्शन। तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर एक्शन रहेगा। इन पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए उनका करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। और वैसे तो सचिन जी हमारे साथ हैं, ओपनिंग बैट्समैन वही है, लेकिन ये सेकंड इनिंग है और सचिन जी के साथ हैं संदीप जी भी, वागले साहब, वो उनके दोस्त गुरु बड़े भाई जो भी समझ ले वो हैं। तो सम्मान के तौर पर पहला बिगुल वागले साहब के लिए और उसके बाद बैक टू बैक सचिन जी का आ रहा है BTST। बताएं सर जी। वागले साहब ओहो, वागले साहब के लिए बिगुल तो बजा लेकिन वागले साहब की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इसी बिगुल में हम काम चलाते हैं सचिन जी के साथ। सचिन जी कुछ भी हो जाओ, ओपनिंग तो आपको ही करनी होती है। आज कोशिश ये की थी वो ओपनिंग वागले साहब से करा ले लेकिन हो नहीं पाई। अल्टीमेटली ओपनिंग बैट्समैन आप थे, आप हैं और आप ही रहेंगे। बताइए सर क्या है आपका कॉल? अनिल जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पर जिस तरीके से रुझान है मुझे लग रहा है मार्केट एक कंसोलिडेटेड रेंज में है। वीकनेस ज़्यादा नहीं है बट मुझे लग रहा है एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन है, तो आगे जाके वापस मोमेंटम पॉजिटिव ही होना चाहिए। बट जिस तरीके से स्टॉक्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर मिड कैप्स पे काफ़ी फोकस रहना चाहिए। और जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी समय से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल में चल रहा है। पिछले 2 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर नजर आया था और मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश मोमेंटम की तैयारी हो चुकी है। इनफैक्ट स्टॉक ने ऑलरेडी एक रनअप दिया है अराउंड 5% तक का। बट मुझे लग रहा है ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, अराउंड 1530 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो 1420 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स में। ओके, स्टॉप लॉस क्या रहेगा सचिन जी? अनिल जी स्टॉप लॉस सबको रखना है 1420 का और टारगेट होगा 1530। 1420 के स्टॉप लॉस से, हाँ परफेक्ट, 1420 के स्टॉप लॉस से करिए खरीदारी अपोलो हॉस्पिटल में। 1530 के टारगेट के लिए ये है राय सचिन जी की तरफ से। आइए वागले साहब अब हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं बिगुल उनके लिए BTST का। जी वागले साहब। बाय करना है BEL अभी भाव चल रहा है 76.65 76.70, यहाँ पर बाय करे। 74 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट 83 84 का है, लेकिन ये आज और कल का है। ओके BEL 74 का स्टॉप लॉस, 83 84 का टारगेट। और BEL के आपके इस कॉल के लिए बहुत लोग हैं जो आपको धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। पहले होंगे जय ठक्कर जिन्होंने आज BEL खरीदारी करने की राय दी थी 75 रुपए के आसपास और उनका टारगेट 79.5 का था, वो आपके साथ साथ शायद आना चाहिए। दूसरे हैं हमारे सुमित जी जो भी BEL रिकमेंड करना चाहते थे, लेकिन चूंकि जय ने रिकमेंड कर दिया तो फिर उन्होंने हाथ खींच लिया। उन्होंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो लेकिन सुमित जी भी बुलिश थे, जय बुलिश है और अब वागले साहब बुलिश है 83 84 के टारगेट के लिए BEL पर। तो ये है आपके लिए BEL में खरीदारी करने की राय। ओके, तो अब आइए कुणाल जी और राकेश जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी, राकेश जी, कोई आपके कॉल्स का अपडेट देना चाहें तो पहले आप अपडेट दे दें, उसके बाद मैं आपको सवाल पूछूं। कुणाल जी आवाज आ रही है आपको? जी अनिल जी आवाज मिल रही है। अनिल जी सवाल दोहराएंगे हाँ दोबारा? बताइए सर। सवाल तो है ही नहीं कुछ, मैंने तो ऐसे पूछा कि आपके कोई कॉल्स का अपडेट देना तो दे दो, नहीं तो फिर मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि मेरा सवाल मुश्किल होता है तो मैंने कहा आपको खुला ऐसे ही पूछ लेता हूं। अनिल जी देखिए, जिस तरह का मार्केट चल रहा है वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अपडेट कोई खास है नहीं, लेकिन आप सवाल करिए अनिल जी।
हाँ, ओके। सवाल ये है कि 1000 हो गया है इंडिगो, अब क्या करना है? अनिल जी देखिए, आपको तो आज सवेरे से ही आशंका थी कि गिरेगा, और सवेरे ऊपर भी खुला था। जिस तरह स्ट्रक्चर था, आपने सवेरे ही बता दिया था कि नीचे जाना चाहिए, और अब ये 1000 के आसपास चल रहा है। एक सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है अनिल जी 980 के आसपास, 1002 का भाव फ्यूचर में चल रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही 980 का लेवल टूटेगा, इस स्टॉक में आपको सीधा 915 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, और एक पैटर्न भी बना है जिसका जिक्र कई बार मैंने और राकेश जी ने किया है। पैटर्न का नाम है बेरिश थ्रस्टिंग लाइन, जो कि इंडिगो के चार्ट पर बन जाएगा अगर आज यही बंद होता है। तो मेरी राय में 915 920 के लेवल्स आएंगे। जिनके पास शॉर्ट है होल्ड करना चाहिए। थर्स्टी लाइन, ये पैटर्न तो मैंने पहले सुना हुआ है, इसका नाम तो है ना, एक आध बार आपने जिक्र किया है ऐसा लग रहा है मुझे, करेक्ट? जी अनिल जी हमने जिक्र किया था। हमने इसके स्ट्राइक रेट यानी कि इसकी सफलता के दर के बारे में भी बताया था। बहुत ही कमाल का पैटर्न है अनिल जी, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, और इसका लगातार जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। पैटर्न का नाम है बेरिश थ्रस्टिंग लाइन। ओके। सबसे ज्यादा सफल पैटर्न तो वही है ना, डायमंड वाला। एक आपने जो बताया था कि कभी कभी डायमंड बनता है, जैसा एक बार पहले आईसीआईसीआई बैंक में बना था, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 200 रुपए बढ़ा था, वो उससे सफल पैटर्न तो अभी तक कोई निकला नहीं ना। नहीं अनिल जी देखिए, वो तो कमाल का पैटर्न है, डायमंड पैटर्न है, बहुत रेयर बनता है। और अगर अनिल जी आपको याद हो, ऐसा ही एक रेयर पैटर्न और था जो L&T फाइनेंस होल्डिंग में बना था स्टॉक का, और पैटर्न का नाम है मेगाफोन। तो उसका भी जिक्र हमने किया था। तो रेयर पैटर्न तो अनिल जी कभी कभार बनते हैं, लेकिन ये बेरिश थ्रस्टिंग लाइन बनता तो बहुत है, लेकिन बावजूद उसके इसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। ओके, ये है आपके लिए राय इस समय जहाँ तक मार्केट का सवाल है। देखते हैं यहाँ से क्या होता है। बट इंटरग्लोब अगर 980 के नीचे गया तो फिर और परेशानी होगी। 1000 तोड़ने की तैयारी में इस समय आपको दिख रहा है, स्टॉक एकदम उसी लेवल पर है। एक ब्रेकआउट आया था थोड़ी देर पहले बंसल साहब, औरोबिंदो फार्मा पर, थोड़ा वीक रहा आज सुबह के सेशन में। अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छी रिकवरी आई है, डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 551-52 पर। क्या राय है औरोबिंदो पे? देखिए दीपांशु, यहाँ पर एक रिवर्सल बना है। एक शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक स्टॉक ने रैली ली थी, और अब एक जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। 532 पे सपोर्ट शिफ्ट हुआ है। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु, वो 532 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और टेक्निकली लगता है यहाँ पर 575 577 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नई खरीदारी की राय नहीं है, बट जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है उनको होल्ड की राय है। जिन्होंने खरीदा उसके लिए होल्ड करने की राय है, नई खरीदारी ना करें। लेकिन नई खरीदारी या बिकवाली कहां करनी है ये बताएंगे वागले साहब, बिगुल वागले साहब के लिए BTST का। बताएं सर। रिलायंस एक बड़ी मूव की शुरुआत है। बड़ी मूव मतलब मैं एक 20 से 25 रुपए की मूव आज के दिन के लिए बात कर रहा हूँ। 1242 1243 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी निकाल रहा है। तो अभी के अभी बाय करें। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 8 से 9 रुपए का होना चाहिए, 1236 37 का। उससे ज्यादा बड़े की जरूरत भी नहीं है। आपका टारगेट, आज का टारगेट 1265 टू 1270 के लेवल्स आपको मिलने चाहिए। 1270 के टारगेट के लिए करनी है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी। 1237 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस और यहां करेंगे तेजी। तो ये है राय वागले साहब की तरफ से पहला स्टॉक खरीदने की रिलायंस। और अगर रिलायंस मजबूत रहेगा तो फिर इसका मतलब तो ये चीज है कि मार्केट नीचे आने की संभावना फिर हो जाएगी कम। ये इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, ये है आपके लिए तैयारी रिलायंस खरीदने की। आइए इन्फोसिस के आएंगे नतीजे बाजार बंद होने के बाद, और कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, ये पूर्वानुमान बताने के लिए कुशल है हमारे साथ तैयार। बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? अनिल जी, नंबर्स जो है वो फ्लैट से वीकर साइड पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉलर आय में बहुत ज्यादा बदलाव जो है, जो टॉप लाइन है उसमें नहीं देखने को मिलेगी। 324.8 जो है डॉलर आय इनकी होने वाली है, करीब 20 बेसिस पॉइंट्स की ही बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहीं मार्जिन्स में भी जो है बहुत ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा। यहाँ पे भी 0.2% बढ़कर 22.1% की मार्जिन्स रहने की उम्मीदें चल रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वहां पे हम गिरावट उम्मीद करके चल रहे हैं करीब 2% की, और
और 4363 करोड़ की जो मुनाफा है वो कंपनी पोस्ट कर सकती है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी जो जिस हिसाब से प्राइस ट्रैक्शन हो रहा है इन्फोसिस में, वो कंपेरेटिवली हम जो अनुमान करके चल रहे हैं उसके विपरीत जा रहा है। तो हो सकता है कि इन्फोसिस पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है इस पे रिजल्ट्स पे, क्योंकि पोस्ट मार्केट नंबर्स आने वाले हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगी कि यहाँ पर इनकी जो गाइडेंस होती है जो डिक्लेयर करते हैं FY21 की, वो अगर ये खारिज करते हैं जैसा कि विप्रो ने किया था, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। और मौजूदा हालात में जो कोरोना वायरस की चिंताएं चल रही है, वहां पर इनका कैसी बिजनेस स्ट्रैटेजीज रहती है, वहां पर क्या आउटलुक और कमेंट्री रहती है, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। कमेंट्री और आउटलुक क्या आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी की तरफ से। सुबह से ही अच्छे एक्शन में है, 3-3.5% की तेजी दिखा रहा है और उसी रेंज में आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल इन्फोसिस के प्रीव्यू हमें देने के लिए। बिगुल बजाते हैं सचित जी के लिए BTSTT का। बताइए सचित जी। दीप, यहाँ पर एस्कॉर्ट्स का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले 4 दिनों से स्टॉक ग्रेजुअली ऊपर आ रहा है और जिस तरीके से OI एडिशन हुआ है अराउंड 20% तक के, एंड प्राइस एक्शन में अभी भी कोई वीकनेस नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये जो मूव जो फिलहाल चल रही है वो वापस जो एक स्विंग बना था अराउंड 785 के आसपास, आई थिंक उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव कर देगी। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस आपको काफ़ी छोटा रखना है अराउंड 725 के आसपास एंड लॉन्ग बनाना है एस्कॉर्ट फ्यूचर में। बट 785 ये फर्स्ट टारगेट होगा और 805 ये सेकंड टारगेट होगा। मुझे लग रहा है एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन होगी। सर एक बार टारगेट फिर से बता देंगे। 785 फर्स्ट टारगेट, ओके, एंड 805 विल बी द सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस होगा 725 का। ओके, स्टॉक ऑलरेडी अब 760 हो गया है, बट मुझे लग रहा है अभी भी ऐड करना चाहिए, कोई अर्ज नहीं। ठीक है, अभी भी ऐड करना चाहिए। एस्कॉर्ट्स में आपको बढ़िया एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। आशु जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशु जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या लग रहा है, फ्राइडे को बहुत अच्छा एक्शन रहा, लास्ट आवर में अच्छी रैली है, आज एक सीमित दायरे में ही है बाजार, पर हर डिप पे हम देख रहे हैं कि बाजार को सपोर्ट जरूर मिल रहा है। यस दीपांशु, जो व्यू वही है कि मार्केट में बिकॉज अंडर ओनरशिप है, बिकॉज एक्सट्रीम पेसिमिज्म से निकल के आ रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग मैं जो बोल रहा हूँ, उसके चलते मार्केट में एक पकड़ बनी हुई है और वो मुझे लगता है कि पकड़ अभी भी शायद कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन दीपांशु, इसमें 3 चीज़ें मैं बात करूंगा, एक मार्केट के बारे में, एक कॉल्स का अपडेट भी दूंगा और आगे के बारे में भी। लेकिन क्या ऐसी मार्केट में आप एक ट्रेडर पैसे बना सकता है? तो मेरा मानना है कि वो बहुत अब हम जिस मार्केट जोन में आ चुके हैं ना, ये मार्केट मुश्किल हो गई है। अब वो मुश्किल क्यों हो गई है? क्योंकि अब हमें शॉर्ट नहीं करना है इस वक्त, क्योंकि शॉर्ट का अभी तक वो सिग्नल नहीं आया। जब तक पूरी तरह शॉर्ट कवरिंग नहीं हो जाती, जब तक पूरी तरह अनाउंसमेंट जो पॉजिटिव है नहीं आ जाती, तब तक मार्केट में पकड़ रहेगी और छोटी मोटी गिरावट भी देखने को मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट करोगे तो वहीं से आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर चल रही है। अब लॉजिक क्या डिफाई करता है? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कोरोना का सोल्यूशन निकला नहीं, लॉकडाउन का सोल्यूशन निकला नहीं, लॉकडाउन जितना लंबा होता जा रहा है प्रॉब्लम है, आगे जाके इकोनॉमी को इफेक्ट होगा और दूर तक लग रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग एटसेट्रा ये वे ऑफ लाइफ होने वाली है हमारी। तो ये चीजें आगे दिक्कत करेंगी, बिल्कुल डेफिनेटली दिक्कत करेंगी। इसका अंत कहाँ है नहीं पता। तो इस सब के चलते द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज दैट कि अब ये सबको पता है दीपांशु, ये सब तो लॉजिकल ट्रेड क्या है कि शॉर्ट करना है या नहीं लेना। एग्जैक्टली जब एपरेंट लॉजिक कोई भी मार्केट में बन जाता है, विच इज एन एक्सट्रीम एपरेंट लॉजिक, जो कि सबको लगता है एक नो ब्रेनर बन जाता है, तो वो ट्रेड नहीं बनता। तो उस ट्रेड के चलते आप शॉर्ट नहीं कर सकते। क्या लॉन्ग कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में आपको पैसे ढंग से आ सकते हैं? अब जिस जंक्चर पे हम खड़े हैं, मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है। उसका कारण ये है, मैं ट्रेडिंग मेंटालिटी बताता हूं। आप कोई भी BTST करेंगे या कुछ करेंगे, आप जब लेके जाएंगे, जरा सा भी नीचे खुलेगी या जरा सा भी नीचे जाएगी, तो आपको अभी इमीडिएटली नीचे का रेट ध्यान आ जाएगा। अरे अभी तो 8000 के पास ये भाव था, क्या मैंने बहुत ऊपर तो नहीं ले लिया? तो आप वो सौदा होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इसमें चलते मुझे लगता है कि फॉर ए ट्रेडर
the life of trading will become difficult. Where I am coming from, where I see that, I am talking about myself, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट कुछ टाइम के लिए रह सकता है. वो 1 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, मुझे नहीं पता, बट एक टाइम ऐसा है मेरे लिए, ये नो ट्रेडिंग जोन है, तो मुझे कोई फ्रेश चीज अभी बहुत कन्विंसिंग नहीं दिखती है. सो आई थिंक ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट में मैंने बताया दीपांशु, ये मेरा व्यू है, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, जिस तरह से मैं देखता हूं, ट्रेडर को ध्यान में रखते हुए, क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए कि ये मुश्किल मार्केट है. आप टॉप पे ले लेंगे तो आपको लगेगा क्या मैंने बहुत ऊपर तो नहीं ले लिया, लेकिन आप नहीं लेंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन आप बेच देंगे तो भी ऊपर जाएगा. तो ये सारी चीजों के चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए. ये एक पेशेंस टेस्टिंग टाइम है. और दीपांशु आगे पीछे करके ये मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन एक टाइम जल्दी आएगा जब ये धड़ाम से नीचे भी आएगा. क्योंकि जब सारी चीजें, जब एक्चुअली क्या दीपांशु, एक सेइंग है, आपने बहुत सुनी होगी, यू कैन फूल सम पीपल एट ऑल द टाइम. You can fool some people at all the time. You can fool everyone at some time. You can fool all the people sometime. But you cannot fool all the people at all the time. तो ये जो पहले दो चीजें हैं ना, अभी वो चल रही हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि पेशेंस जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक एक्सट्रीमली राइट है और वो कोई गलत लॉजिक नहीं है जो सोच रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और हो रही है. जब एक्सट्रीम लॉजिक और एक्सट्रीम रियलिटी मैच नहीं करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको 2 स्टेप पीछे लेने चाहिए, पेशेंटली रिव्यू करना चाहिए, वेट करना चाहिए. क्योंकि मैं फिर मानता हूं कि सब लोग घर पे बैठे हैं, इस वक्त जो मेजर ट्रेड है, ट्रेडिंग चल रही है, हर वक्त कुछ लगता है, हर बहुत जल्दी डेटा चेंज होता है, और वो डेटा इसलिए भी राइट नहीं चेंज होता क्योंकि बहुत थिन वॉल्यूम पे डेटा चेंज हो रहा है. आज जो एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन होती थी, अगर 100 होती थी तो वो 30 रह गई है. तो अगर वो 30 रह गई है, उस स्केल पे अगर मैं देखूं तो वो डेटा जो चेंज है वो आपको कन्विक्शन व्यू नहीं देता. तो इन दी एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन व्यू, मेरी लाइफ का डिसिप्लिन है कि कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत सेलेक्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए. तो मोटा मोटा मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है. बाकी दीपांशु, आप अभी नेक्स्ट में मैं अपनी कॉल्स का अपडेट भी देना चाहता हूं और फ्यूचर आउटलुक भी देना चाहता हूं. अनिल जी अगर कुछ कहना चाहें तो. अच्छा आशु जी एक सवाल है मेरा. हाँ जी. अगर हाँ जी, जवाब देना मुश्किल कब है, जब व्यू ना हो तब या व्यू हो तब? क्योंकि आपको कुछ नहीं करने के लिए 5 मिनट लगे बताने के लिए, कुछ नहीं करना है अभी. अनिल जी वो उसका कारण है क्योंकि मैं जहां से आता हूं ना अनिल जी, मेरे लिए आसान है देना, क्योंकि मैं हमेशा ग्राउंड से जुड़ा रहता हूं. और ना अब मेरे पास वो कुणाल जी जैसी स्मार्टनेस तो है नहीं कि मैं वॉलेटिलिटी करके और कोई मुश्किल स्टॉक्स के नाम देने लग जाऊं. अब वो स्किल सेट ना, मुश्किल पैटर्न बताऊं या मुश्किल नाम बताऊं, वो मेरे को मालूम ही नहीं है. तो अनिल जी, मेरे को जो मैं ग्राउंड पे देखता हूं ना कि ट्रेडिंग मेंटालिटी क्या है, मैं उससे रिलेट करके बताता हूं. और अनिल जी, आपको ये मुश्किल नामों से जो कुणाल जी वाली बात है, आपको क्या पता कि इन्होंने अपने बेटे का नाम कितना मुश्किल रखा है? आप जरा इनसे पूछिए कि इन्होंने बेटे का नाम क्या रखा है. नहीं, ये बताया कि वो नामकरण संस्कार की, हाँ, नामकरण संस्कार की जब पार्टी देंगे तभी बताएंगे, ऐसा कुणाल जी बोले थे. तो इसलिए फिर हमने कहा जब पार्टी मिले तभी जाने. लेकिन अब क्योंकि बात हो गई है, निकल गई. कुणाल जी जरा बताइए, जीएमएम फोडलर जैसा तो नाम नहीं है कुछ? अच्छा, जीएमएम फोडलर टाइप ऐसा कुछ रखो भी, तो स्पेलिंग थोड़ी आसान रखना सर आप. अनिल जी, कोई भी इसमें अक्षर साइलेंट नहीं है. नाम बेटे का अतुल्य तेज है, अतुल्य तेज. वाह, क्या बात है, वाह, बहुत ही बढ़िया. तो चलिए, ये है इस वक्त हम बाजार पर. वैसे एक चीज बताऊं, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, नया नाम है, अच्छा नाम है. और आशीष जी, वैसे मैं एक चीज बताऊं आपको कि जो व्यू आपने रखे ना, मैं 100% उससे सहमत हूं. कमोबेश है ना, आपने मेरी माइंड सेट पढ़ ली एक्चुअली. तो मैं भी फुल फ्लेज कोई भी ट्रेडिंग कॉल देने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है कि बाय या सेल दोनों तरफ देने में बड़ी रिस्क है. इंट्राडे में हो जाए तो ठीक, अदरवाइज ओवरनाइट वाली मामले बड़ा मुश्किल है. लेकिन आशु सर ने जो एक डायलॉग मारा है, वो मैं आपके सामने हिंदी में रूपांतरण करके रख दूं, अनुवाद कर दूं. आप बहुत सारे लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते. ये उसका सार है. आइए इस सार पर मैं आगे बढ़ूं, और उससे पहले एक बार जल्दी से कुछ कॉल्स हैं, और आशीष सर आपकी भी स्प्रेड वाली स्ट्रेटेजी लेनी है. पहले वागले साहब 1 मिनट तैयार है, पहले एक बार उनके लिए बिगुल जल्दी से BTS डबल टी का.
जी वागे साहब। नहीं अनिल जी, एक्चुअली मेरे पास कोई कॉल नहीं है, मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर रिलायंस अगर चल गया, वो कितना चलेगा, वो मैंने तो सिर्फ 20 रुपए के लिए कॉल दिया है, मुझे लगता है उतना तो चलना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे गिरेगा नहीं, तो मुझे लगता है कि 9300 निफ्टी होल्ड करेगा और हम 9500 की तरफ बढ़ेंगे। आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। वन वे मूव नहीं आ रहे आज, वन वे डायरेक्शनल मूव नहीं है, बट यहाँ पर शॉर्ट करने का मार्केट पक्का नहीं है, इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। ओके, शॉर्ट करने का मार्केट नहीं है ये मार्केट होल्ड करेगा। और हम देख भी रहे हैं कि अब आधे % की बढ़त हो गई है। जब से हमने शो शुरू किया था लगभग 50 अंक की रिकवरी आपने देखी है जहां तक निफ्टी का सवाल है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर बाजार में चल रहा है। अभी थोड़ी देर में अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी देंगे हमें बाजार की। उससे पहले आशु सर से भी जान लेते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। सर बताइए, बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? दीपांशु, एक तो हमने स्प्रेड दिया था, 3 कॉल्स दी थी हमने फ्राइडे को। एक बायोकॉन की दी थी, बायोकॉन ऊपर ही है और मुझे लगता है कि अभी भी स्टेबल रहेगा, ऊपर ही है, टिका रहना चाहिए और धीरे धीरे ऊपर रहना चाहिए, ट्रेड माइनस का नहीं है। एक ICICI बैंक की दी थी क्योंकि उस वक्त फ्यूचर्स सर्किट पे था, तो 340 की कॉल लेने की बोली थी, इन द मनी 45 के अराउंड, वो 2-4-5 रुपए नीचे चल रही है, उसके अराउंड ही है, कोई बहुत एक्साइटेड ट्रेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों में से अगर आप निकल जाना चाहें निकल भी सकते हैं, रखना चाहे रख भी सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट का कोई अभी मार्केट है नहीं, मार्केट में पकड़ है, पेशेंस टेस्ट करेगी और ऊपर सकती है। और एक दीपांशु हमने स्ट्रैटेजी दी थी 9200 की, एक पुट लेके 8900 की 2 बेचनी, उसमें 5-7 रुपए का प्रॉफिट है, उसमें भी मजा नहीं है क्योंकि वो जो 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट की करेक्शन एक्सपेक्टेड है वो आज तो नहीं लगती है, नेक्स्ट 2 दिन में आ जाए क्योंकि डाउ नीचे है तो बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा। अदरवाइज उसमें कोई लॉस नहीं है, अभी भी 5-6 रुपए का प्रॉफिट है विच इज नेग्लिजिबल। हैविंग सेड दैट दीपांशु, मुझे लगता है कि अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ी पकड़ बनी हुई है। अब बैंक में हमने देखा, हम फ्रंटलाइन बैंक्स में तो काफी एक्टिव रहे हैं, एक्सिस की कॉल्स भी देखी हमने, HDFC ICICI सब चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक और स्टॉक इंटरेस्टिंग जो पैटर्न बन के आ रहा है, जो कि इतना कन्विक्शन नहीं है, मैं इसमें लिमिटेड इंटरवेंशन कुणाल जी की भी चाहूंगा। मुझे लगता है कि बंधन बैंक में कुछ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है क्योंकि ये बहुत नीचे से निकल के आया है, कहीं ना कहीं ये इंडसइंड और RBL के साथ कहीं फंस गया था। मुझे लगता है कि इसमें एक थोड़ी सी अपमूव मिल सकती है और ये थोड़ा सा रडार से अलग है। तो मुझे लगता है कि बंधन बैंक में एक सिर्फ शायद छोटा सा 5 रुपए का भी स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। सो कंफर्मेशन ऑफ दिस ट्रेड, आई मीन इसका स्टॉप लॉस ठीक है या टारगेट क्या हो सकता है? लिमिटेड इंटरवेंशन कुणाल जी की। राकेश कुणाल का चौटकानो भी आ रहा है, अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी आ रही है, पर उससे पहले कुणाल जी, जो आशु सर बता रहे हैं बंधन बैंक 224 पर है, इस पर अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट दे दें। देखिए दीपांशु, निचले स्तरों पर एक बेस बनता हो तो डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चार्ट अगर आप ब्रेकआउट होगा ओके, थोड़े इश्यूज आ रहे हैं कुणाल जी के ऑडियो के साथ, तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर आशु जी कुणाल जी से लेवल्स ले लेंगे। तब तक अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं बाजार पर और फिर चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाएंगे। पहले बिगुल बजाते हैं स्ट्रैटेजी का। सर ग्लोबल क्यूज वैसे ही सर जैसे स्टार्ट में थे, डाउ फ्यूचर्स 200 अंक नीचे हैं तो वहां पर कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा है। यूरोप के बाजार मिले जुले हैं, कुछ ज्यादा बढ़त नहीं है, ज्यादा गिरावट भी नहीं है, एकदम सपाट है इस समय यूरोप के बाजार। और एशिया के बाजार मिली जुली क्लोजिंग रही है, बट ज्यादातर गिरावट हुई है, बट आधे % की गिरावट हुई, तो ज्यादा प्रेशर वहां पर भी नहीं था। बस कच्चे तेल की बात है जहां पर हम देख रहे हैं कि जो नाइमेक्स क्रूड है उसमें 21% की गिरावट है इस समय। ये दीप है ना, ये जो सब कुछ चल रहा है ना देश दुनिया में, ये अपने समझ के बाहर की चीज है भाई। देखो पहली चीज तो आपको ये एक भी अच्छी खबर सुनाते नहीं हूँ सुबह 7 बजे से लेके जब आप ग्लोबल मार्केट का अपडेट देते हो तो आप कुछ ना कुछ खराबी बोलते हो कि अमेरिका में केस बढ़ गए, ये इतने ज्यादा मर गए, इंडिया में केस बढ़ रहे हैं। अब तो कितने 12-13 हजार हो गए, कितने हो गए हमारे यहाँ? 13,500 केस और 560 लोगों की मौत। 13,500। हाँ तो और बाहर भी हालत तो इतनी खराबी है। अब डाउ फ्यूचर भी अच्छे नहीं है, ठीक है। कल एफआईज ने बिकवाली भी दबा कर की 1300-1400 करोड़ तो कैश में बेचा है, 700 करोड़ उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। इन सब के बावजूद बाकी सब चीजें एक तरफ है, स्क्रीन मजबूत है, कहीं कोई वीकनेस का सिग्नल है नहीं मार्केट में। तो फिर अभी आपको किसके साथ जाना है? मार्केट के साथ जाना है कि ये सब चीजों के साथ जाना है? तो पॉइंट सिंपल है,
कि आपका दिल ये कहता है कि तेजी कैसे करूं, दिमाग ये कहता है भाई मंदी कैसे करूं। तो दिल और दिमाग की कश्मकश में शांति से बैठिए, आराम से देखिए। पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है, जो आशु जी कह रहे थे, एग्जैक्टली वही चीज हो रही है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जिनको ट्रेड करना है उनको दो ही चीज करनी है। पहला, तेजी करना है। दूसरा, ओवरनाइट रिस्क आपको लेके चलनी पड़ेगी। किसी भी दिन ओवरनाइट आपको नीचे गैप से खुलता हुआ भी दिख सकता है। अब तक तो ओवरनाइट हमेशा आपको गैप ऊपर मिल रहा है, कभी ये सिचुएशन भी आ सकती है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं और आपने 1000, 1200, 1300 पॉइंट नॉन स्टॉप अपनी पॉकेट में कर रखे हैं 8050 से, तो फिर तेजी भी हो रही है। तो अल्टीमेटली देखिए, अगर खबरों और उन सब चीजों के बीच में अगर मार्केट कुछ अलग एक्शन दिखा रहा है, तो आपको भरोसा किस पे करना है? आपको भरोसा मार्केट पे करना है। सिंपल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो मार्केट कह रहा है, जो मार्केट कर रहा है वो सच है। बाकी सब चीजें ऐसा नहीं कि हमें ही पता है, आप ही को पता है, बाजार में सबको पता है, उसके बावजूद बाजार ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब क्लियर कट है। इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार को ऊपर जाना है, मजबूती है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, जब तक बाजार 9000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक तो मैं तेजी के मूड में रहूंगा ही। अभी मंदी का भी कोई संकेत आया नहीं है। तो अब सिंपल सिचुएशन आपको यहां क्या करना है, 9325 पर आप ट्रेड कर रहे हैं, और अगर आज आप 9325 के ऊपर बंद हो जाते हैं, जिसकी संभावनाएं दिख भी रही है, तो यहां से आप 9500, 9600 के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो में आप ये कर सकते हैं कि यहां पर आज 100 पॉइंट की रिस्क लें, 9225 का स्टॉप लॉस लगाएं, 9325 पर खरीदारी करें, 9400, 9500 के टारगेट के लिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज का हाई पार हो जाने दें, 21125 पार होने के बाद आप 21400, 21500 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, और तब आपका स्टॉप लॉस 20900 का होगा। तो दोनों जगह खरीदारी करने की राय है। बैंक निफ्टी में अभी नहीं, पार हो जाने दें, बैंक निफ्टी थोड़ा इंतजार करें। निफ्टी अभी भी लिया जा सकता है आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बैंक निफ्टी पर थोड़ा इंतजार करें, पर निफ्टी आप अभी भी खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस वहां पर रखेगा 9225 का, यहां से 100 पॉइंट नीचे। अब बिगुल बजाते हैं चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए दीपांशु, खरीदारी की राय है, एल्गो ट्रेड है, 315 रुपए का भाव है। स्टॉक का नाम है कैनफिन होम्स, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। निचले स्तरों पर एक बहुत शानदार बेस बना है और अभी तक स्टॉक में किसी तरह का बड़ा मूव नहीं आया है, तो मौजूदा स्तरों पर इसको खरीदने की राय है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, अच्छा एक रिवर्सल बना है नीचे से और यहाँ पर खरीदारी की राय है। 309 का स्टॉप लॉस है। 327 से लेकर 332 के टारगेट के लिए कैनफिन होम को खरीदने की राय है। ओके, 327, 332 ये हैं आपके लिए टारगेट्स कैनफिन होम्स पर। कुणाल जी, एक क्विकली बंधन बैंक के लेवल्स आप बता रहे थे आशु जी की स्ट्रैटेजी के लिए, खरीदारी की स्ट्रैटेजी थी, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए सर वहां पर। हाँ, तो देखिए, जैसे मैं दीपांशु कह रहा था, आपको आवाज मेरी नहीं मिल रही थी। बंधन बैंक में देखिए निचले स्तरों पर एक अच्छा बेस बना है। चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा जब ये 250 के लेवल्स को पार करेगा। तो मेरी राय में देखिए, अगर पोजिशनल बेसिस पर बड़े टारगेट के लिए बाय करना है तो 250 के ऊपर बाय करना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जैसा आशु जी शायद कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 5 रुपए का ही मात्र स्टॉप लॉस रखना है, तो मुझे लगता है कि फिर एक 240-45 के टारगेट के लिए डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे 210 के रीजन में, और 240 तक मुझे लगता है कि स्टॉक जा सकता है। ओके, 210 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट। और आज सुबह जय ठक्कर ने भी इस पर कॉल दी थी, 220 के कॉल की खरीदारी की राय दी थी, जहां पर टारगेट्स लगभग आपको आते हुए दिख गए हैं। तो बंधन बैंक पर एक्शन भरपूर है, पर एक्शन आपको आज दिखेगा कच्चे तेल में। भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड निचले स्तर पर है कच्चा तेल, अब 1100 का लेवल भी तोड़ा है एमसीएक्स में। और वहीं अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में भी देखें तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI क्रूड अब लगभग 21-22% टूट चुका है, $15 के आसपास पहुंच गया है। क्या वजह है? बल्कि $15 तो नहीं, अब तो $14 के आसपास आ गया है। पर ब्रेंट की अगर आप बात करें तो इस समय $27 के, यानी कि लगभग डबल पर है ब्रेंट। क्या वजह है इतने बड़े डिफरेंस की? इतना बड़ा प्रीमियम क्यों मिल रहा है ब्रेंट को, और अमेरिकी क्रूड में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है? ये पूरे एनालिसिस करके आए हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, बताइए इतना बड़ा डिफरेंस क्यों दिख रहा है? और अब तो बात कर रहे हैं कि जहां पर टेक्सास में क्रूड का प्रोडक्शन होता है वहां पर $2 तक भाव जा सकता है। बिल्कुल दीप, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है
कि आखिर WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड के बीच इतना बड़ा गैप क्यों आ गया है, जबकि कोरोना का टेंशन सिर्फ अमेरिका का तनाव नहीं है, ये कोरोना की चिंता पूरी दुनिया पर हावी है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की डिमांड घट रही है, तो फिर अमेरिका में ही इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है? और इस सवाल का जवाब यह है कि अमेरिका ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है कच्चे तेल का, बल्कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। लिहाजा अमेरिका पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो वहां पर डिमांड बहुत कम हो गई और डिमांड बाकी देशों में भी कम हुई है, लेकिन अमेरिका में चूंकि शेल ऑयल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर था आपसे कुछ ही महीने पहले, लिहाजा वहां पर एक जबरदस्त स्टॉक क्रिएट हुआ था क्रूड ऑयल का, और उसके मुकाबले अब डिमांड काफी कम हो गई है। और यही वजह है कि ब्रेंट और WTI क्रूड के बीच करीब करीब डबल का गैप आ गया है। और आपको बता दें कि WTI क्रूड का जो डिलीवरी सेंटर है कशिंग ओक्लाहोमा, जो कि सबसे बड़ा डिलीवरी सेंटर है WTI क्रूड का, वहां पर महज 3 हफ्ते में, दीप इसे गौर से सुनिए, महज 3 हफ्ते में 1,80,00,000 बैरल ज्यादा स्टॉक वहां पर जमा हो गया है। अब वहां पर हालात ये हो गए हैं कि जो स्पॉट का प्राइस है, जो स्पॉट की बोलियां लग रही हैं, वो $2 के भाव पर बोलियां लग रही हैं, और $2 के भाव पर भी बायर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि तेल तो खरीद लेंगे लेकिन रखेंगे कहां? क्योंकि वहां पर स्टोरेज की बड़ी दिक्कत है, स्टोर करने की जगह नहीं है, और अगर किसी को स्टोर मिल भी जाता है तो वो इतना महंगा है कि उसके लिए लंबे समय तक स्टोर करके क्रूड को रखना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से आपको ये दिख रहा है कि ब्रेंट के मुकाबले WTI क्रूड में गिरावट सबसे ज्यादा है। एक और महत्वपूर्ण बात दीप यहां पर, चूंकि MCX पर जो ट्रेडिंग होती है कच्चे तेल की, हमारा जो बेंचमार्क का प्राइस होता है वो WTI क्रूड होता है। इसीलिए आप देखिए कि WTI क्रूड में जितनी गिरावट हमने देखी है उसका उतना ही इंपैक्ट आज हमने MCX पर कच्चे तेल में देखा है, और अब बाजार 1100 के स्तर को भी तोड़ दिया है। तेज गिरावट है, और जानकार ये मानते हैं कि भले ही उत्पादन कटौती का फैसला लिया गया हो ओपेक की तरफ से, नॉन ओपेक की तरफ से, लेकिन उत्पादन कटौती के मुकाबले डिमांड 3 गुना तक कम है। 97 लाख बैरल उत्पादन कटौती का फैसला लिया गया है, उसके मुकाबले जो डिमांड है वो ग्लोबल डिमांड वो 3 करोड़ बैरल डेली की कम हो रही है। यही वजह है कि कच्चे तेल का मार्केट ओवर सप्लाइड है और भाव पानी पानी हो गया है। अच्छा सुनो मृत्युंजय, पहली चीज तो ये बताओ कि भाई हम जो मंगाते कच्चा तेल हम WTI वाली मंगाते ना बाहर से, हमारे यहाँ कौन सा आता है? हम तो सर जो मंगाते हैं वो जो क्रूड बास्केट होता है वो ब्रेंट मंगाते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ ट्रेडिंग होती है वो WTI ब्रेंट मंगाते हो। अच्छा, ट्रेडिंग WTI की मंगाते ब्रेंट, ओके चलो ठीक है। अच्छा दूसरी चीज बताओ मृत्युंजय, हाँ। ये एक आज रिपोर्ट में पढ़ रहा था रॉयटर्स की, वो बोल रहे हैं ये भाव इतने कम हो गए तो चाइना वाले तो स्टोर कर रहे हैं जोर से, तो ये क्या सस्ते भाव का फायदा खाली चाइना को मिल रहा है क्या? नहीं, सस्ते भाव का फायदा सर बाकी देशों को भी मिल रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस देश की स्टोर करने की क्षमता कितनी है। जिस देश के पास क्षमता ज्यादा है वो अपनी क्षमता के मुताबिक स्टोर कर भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ये बिल्कुल हालात बदल गए हैं, क्योंकि वहां पर आप स्टोर करने की जगह बची नहीं है, और इसीलिए वहां पर काफी महंगा हो रहा है स्टोर करना। ओके, अच्छा, और ये $2 हो जाएगा तो क्या होगा फिर? तो अच्छा ये $2 हुआ तो ब्रेंट कितना हो जाएगा? सर ये जो $2 की, हाँ ये सर बड़ा अच्छा सवाल है। ये $2 जो क्रूड का स्पॉट का प्राइस है, जो कशिंग ओक्लाहोमा अमेरिका का जो सबसे बड़ा डिलीवरी सेंटर है, वहां पर बोलियां लग रही हैं $2 की। तो अगर $2 के भाव पर बायर लेने लगे तो वहां पर सर जो रिपोर्ट छपी है वो रिपोर्ट कोट करने में भी डर लगता है कि क्या क्रूड का प्राइस 0 हो जाएगा, फिर निगेटिव में आ जाएगा क्या, ऐसी आशंका उस रिपोर्ट में जाहिर की गई है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि अगर कोरोना के हालात ठीक होंगे तो धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड भी जनरेट होगी, लेकिन हालात बहुत ही चिंताजनक हैं, क्योंकि 30% डिमांड कम हो गई है। उत्पादन कटौती 10% की हुई है और डिमांड 30% घट गई है। हाँ। अच्छा, तो ये क्रूड को तो मृत्युंजय वो दूध की तरह सड़क पे भी नहीं बहा सकते ना, मतलब ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा। कच्चा तेल अगर बहाने की नौबत आ जाए तो बड़ा मामला मुश्किल है। भगवान, मतलब दूध तो फिर भी चलो आपने बहा दिया, ये तो भयंकर वाला मामला हो गया। गजब ही है, $2 के दाम लग रहे हैं, ऐसा तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका पूरा विस्तार से बताने के लिए। और
तो इस बीच हमारे कच्चे तेल के विशेषज्ञ हैं हमारे बंसल जी की विशेष टिप्पणी इस पर आ रही, विशेष टिप्पणी, और उसके बाद भसीन साहब को लगा रहे हैं हम फोन, और भसीन साहब की तरफ से 2 बेहतरीन कॉल्स आने की तैयारी में, और उनसे पहले नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो देंगे अपना पीसीआर। तो ढेर सारा एक्शन है, उससे पहले बंसल जी कच्चा तेल। देखिए अनिल जी, कच्चे तेल ने एक तो जैसे मृत्युंजय ने बताया कि नाइमेक्स क्रूड ट्रेड होता है, तो अनिल जी कच्चे तेल ने 2001 का एक बैरियर तोड़ा $16.95 का, और अनिल जी काफी रिटेल निवेशक क्रूड खरीद रहे हैं कि कितना गिरेगा। अनिल जी माना कि डाउनसाइड लिमिट है, बट प्रीमियम, अनिल जी प्रीमियम हाईलाइट करना चाहता हूं, जो क्रूड का एमसीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट है मई सीरीज का, वो 1790 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और जून सीरीज का अनिल जी 2190 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अनिल जी माना क्रूड की डाउनसाइड लिमिटेड है, बट अगर क्रूड कुछ समय यहाँ रह गया, 2-4 महीने यहाँ रह गया निचले स्तरों पर, तो जो लोग क्रूड खरीद रहे हैं ना, जो लोग क्रूड खरीद रहे हैं उनको सिर्फ रोल ओवर की कॉस्टिंग एनर्जी मार देगी। तो बॉटम फिशिंग किसी भी तरीके की क्रूड में नहीं करनी चाहिए, रोल ओवर को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, आपके क्रूड पे तो बोलने की इच्छा थी, अब मुझे गोल्ड पे बताओ, गोल्ड में क्या करना है फिर? अनिल जी गोल्ड तो काफी वोलाटाइल हो रहा है, और नीचे में 1670 के अराउंड अनिल जी सपोर्ट है, और ऊपर में 1750 के अराउंड अनिल जी गोल्ड जाके आया था 1748, और मेरा टारगेट 1775 का था। तो ऊपरी स्तरों पे अनिल जी गोल्ड में मुनाफा बांध लेना चाहिए, और एक बार 1670 के लेवल्स भी टूटे हैं, तो इन स्तरों पर भी एग्जिट करते हैं और शांति से बैठे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो कुछ नहीं, शांति से बैठो, ज्यादा बढ़िया है। अभी भी 45,600 के आसपास एमसीएक्स गोल्ड ट्रेड करता हुआ। आइए बिगुल का वक्त है, पहला बिगुल है इस वक्त सुमित जी के लिए जो देंगे सैटेलाइट, उसके बाद नितिन जी का आ रहा है पीसीआर। जी सर बताएं सुमित जी। अनिल जी मुझे पेपर प्रोडक्ट देना था, लेकिन वो स्टॉक तो भाग चुका है ऑलरेडी, 15 रुपए आ गया, तो मैं ऑन द स्पॉट जी बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन मेरे भी नजर पे रडार पे ऑन द स्पॉट एक दूसरा स्टॉक और आ रहा है चार्ट के ऊपर। स्टॉक का भाव चल रहा है प्राज इंडस्ट्रीज, प्राज का भाव चल रहा है 6970 के आसपास। इस स्टॉक के अंदर भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स है, और ये स्टॉक भी यहाँ से स्पर्ट दिखाना चाहिए। 75 रुपया और 78 रुपीज, ये 2 टारगेट को ध्यान में रखते हुए प्राज इंडस्ट्रीज को सीएमबी पे लॉन्ग करे। कल के और परसों के हाई टूट रहे हैं, स्टॉक के अंदर 15 लाख शेयर के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, 6 से 7% का अपसाइड मूव अभी देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ से स्पर्ट दिखाना चाहिए। 75 और 78 ये 2 टारगेट होंगे, नीचे में 65-66 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, 65 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें आप 69-70 रुपए की रेंज में। प्राज इंडस्ट्री, ओह ये तो एकदम बुर्ज खलीफा बना रहा है एकदम से, ऐसे जबरदस्त तेजी के साथ। क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले तो 65 ही था, अभी एकदम से 70 के पार निकलकर तेजी दिखाता हुआ। ये है सुमित जी की तरफ से उनका सैटेलाइट। आइए अब वक्त है पीसीआर का। नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं थोड़ी ही देर में नितिन जी के बाद शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में भसीन साहब, और भसीन साहब ने मुझे कहा है कि 2 पिक देंगे, तो 2 पिक्स की आप तैयारी रखिए। भसीन साहब की तरफ से आ रही हैं 2 बेहतरीन पिक्स, लेकिन उससे पहले सुमित जी का सैटेलाइट। ओके नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर। देखिए अनिल जी, 2 अपनी आउटस्टैंडिंग पोजीशन है, एचडीएफसी बैंक और विप्रो की पुट, दोनों को एचडीएफसी बैंक की कॉल स्प्रेड है, उसको होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं लग रही। ओवरऑल एचडीएफसी बैंक में डेटा पॉजिटिव है, अभी हमें प्रॉफिट 8 से 9 रुपया पर लॉट का मिल रहा है, यानी मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। प्लस विप्रो ऑलरेडी देखेंगे तो 3% नीचे है, 182.60 के आसपास आ गया। जब हम लोगों ने स्ट्रेटेजी ली थी तो 192 के आसपास था। तो विप्रो एज पर नेगेटिव रिजल्ट्स नीचे ही जा रहा है। तो आज हम लोगों ने रिपेयर भी की है, 175 की पुट ऑप्शन इसमें सेल की है, तो मुझे लग रहा है 175 तक आ जाना चाहिए। तो विप्रो और एचडीएफसी बैंक को हम एज इट इज होल्ड करेंगे। तीसरा, आज रिजल्ट्स हैं इन्फोसिस के मार्केट के बाद, बट इन्फोसिस में डेटा ऐसा बन रहा है कि इन्फोसिस रेंज बाउंड रहने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, यानी कि इन्फोसिस का रेट अभी करीब करीब आप देखेंगे तो 654 के आसपास आ रहा है, बट डेटा ऐसा बोल रहा है कि 700 में कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हैं और 600 में पुट राइटर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो इन दोनों स्ट्राइक्स पे मैक्सिमम पोजीशंस आज भी बनी है, और एक्सपायरी से अभी तक उन्हीं दोनों स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा पोजीशन है। तो वो इंडिकेट कर रही है कि ये रेंज बाउंड रहेगा।
और 600 से 700 के बीच में ही रहना चाहिए। तो उसको देखते हुए हम एक स्ट्रेटजी ले रहे हैं कि 600 की पुट ऑप्शन बेच रहे हैं और 700 की कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं। दोनों को बेचने में मुझे करीब 22 रुपया अभी सामने मिल रहे हैं और 22 रुपया 1200 का लॉट है। मुझे लग रहा है इन दोनों को हम बेचेंगे तो 10 से 12 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो सकता है, यानी 10 से 12,000 रुपए का प्रॉफिट टारगेट रखेंगे। और स्टॉप लॉस हम 32 रुपए का रखेंगे, यानी जो आप 22 में बेच रहे हो अगर ये 32 हो जाए तो स्टॉप लॉस 32 का रखेंगे, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है। अगर 720 के ऊपर जाता है और नीचे 580 के नीचे अनलिमिटेड रिस्क है। प्रॉफिटेबल रेंज 580 से 720 की आती है और डेटा ऐसा बता रहा है कि 600-700 के बीच में रहना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी हम दोनों कॉल पुट बेचने की ले रहे हैं। और अनिल जी, एक पीसीआर के अलावा मैं आज एक स्ट्रेटजी देना चाहूंगा रिलायंस पे। तो आप इसके बाद एक मिनट आप स्ट्रेटजी आप एक बार स्ट्रेटजी दें, उसके पहले ये मैं जरा लोगों को बता दूं, समझा दूं। 700 रुपए वाला पुट ऑप्शन बेचना है 11 रुपए में और 600 रुपए वाला पुट ऑप्शन बेचना है 11 रुपए में। दोनों ही बेचना है, ध्यान रखना आपको। तो बेचना है तो दोनों को बेच के मिलेंगे आपको 22 रुपए। इसमें स्टॉप लॉस रख लीजिए 32 का, यानी गैप बढ़कर अगर 10 रुपए और बढ़ जाए 32 रुपए तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नहीं तो ये 10 आ जाएगा नीचे में, और हो सकता है 10 क्या और भी नीचे भी आ जाए। धीरे धीरे प्रीमियम चूंकि कम होगी तो वो नितिन जी आपको बाद में अपडेट कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 1, तो पहली चीज तो ये होगी। अब आपकी सेफ्टी कब तक है? अगर रिजल्ट के बाद इन्फोसिस 720 से लेके 580 की रेंज में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अभी चल रहा है 650 के आसपास, 70 रुपए ऊपर और 70 रुपए नीचे। तो इतनी सेफ्टी आपके 10% का मूव सेफ है। 10% से ज्यादा ऊपर नीचे इन्फोसिस हो जाए तो फिर रिस्क है। तो वो आप देख लीजिए। तो ऊपर की तो आज चूंकि 4% ऑलरेडी ऊपर है, तो फिर इससे ज्यादा तो और क्या होगा। और नीचे में भी मार्केट ठीक ठाक ही है, तो 10% तक का मूव आपका दोनों तरफ का परफेक्ट है। ये है नितिन जी का पीसीआर। चलिए, पहला तो पीसीआर हो गया। अब नितिन जी देना चाहते हैं एक और स्ट्रेटेजी, और नितिन जी के लिए बिगुल है BTST का। जी नितिन जी बताइए। देखिए जी, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ अनकॉमन सा डेटा दिख रहा है वो पॉजिटिव साइड में। तो इसमें क्या तो आप कैश मार्केट में BTST कर सकते हैं। ऐसा ही डेटा HDFC लिमिटेड में भी फ्राइडे को दिखा था, तो आज HDFC लिमिटेड में एक अच्छा मूव मिला है। उसी तरीके का सिमिलर डेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस रेट पे 1245-1250 की रेंज में लेना चाहिए। मुझे लग रहा है 1300 रुपए का टारगेट इस वीक में आना चाहिए इसको, और स्टॉप लॉस हम 1210 का रखेंगे। इसमें 1240 की कॉल ऑप्शन भी काफी लिक्विड है, 56 रुपीज की ट्रेड हो रही है। क्या तो आप 56 रुपए में ये कॉल ऑप्शन ले लें, इसका 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और करीब 1290-1300 के आसपास आए तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। या फिर इसका अगर आप टारगेट रखेंगे तो 20 से 25 रुपए अपसाइड का हम टारगेट रखेंगे। यानी रिलायंस पे व्यू बुलिश आ रहा है, डेटा बुलिश है, हम 1300 का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो चलिए, तो रिलायंस में करें आप खरीदारी, और ये है आपके लिए, या तो ऑप्शन के जरिए खरीदे तो 1240 वाला कॉल ऑप्शन खरीद लें। 1240 वाला तो नितिन जी एट द मनी हो गया, 56 रुपए में, करेक्ट? जी अनिल जी, 1240 एट द मनी 56 रुपए। हाँ, वो भी ठीक है। चाहे तो कॉल ऑप्शन ले लें, अगर सीधा सीधा फ्यूचर खरीदे तो भी बात तो एक ही है। और अभी रिलायंस पे बुलिश वागले साहब भी थे। वागले साहब भी 1265-70 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो भी बुलिश है। और रिलायंस चलेगा तो फिर मार्केट नीचे आना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा आया नीचे, स्पेशली बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया है, 45 अंक नीचे है। निफ्टी अब 7 अंक ही तेजी बचा है। हे भगवान, पता नहीं 15 मिनट पहले 2:30 बजे ऐसा लग रहा था, 20-15 मिनट पहले कि ये तो बहुत जोर से भागने को तैयार है। 9325, अब 50 पॉइंट नीचे। मिनटों में क्या हो रहा है? कुछ डाउ ऑफ फ्यूचर जरा दिखाओ एक बार। डाउ फ्यूचर तो उतना ही है, 250 पॉइंट ही, कोई खास, इनफैक्ट 200 पॉइंट है, कोई फर्क पड़ा नहीं। एनीवे, चलिए, अब से कुछ ही मिनटों में आपके सामने जुड़ने वाले हैं संजीव भसीन साहब, जो देंगे आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी। लेकिन इस बीच जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे वो था कच्चा तेल, और उस कच्चे तेल पे एक विशेष टिप्पणी ग्लोबल मार्केट्स के एंगल से हमारे कुणाल जी देना चाहते थे। कुणाल जी भी आपको पता नहीं फॉरेन रिटर्न है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो बता दूं, काफी समय तक कनाडा रह के आए हुए हैं, फॉरेन रिटर्न। कुणाल जी बताइए। अनिल जी देखिए, मुझे इस बात की चिंता है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं, और अनिल जी अगर बग्गा साहब से आपका संपर्क हो तो उनसे भी इस पर आप एक टिप्पणी लीजिएगा
कि जिस तरह से क्रूड ऑयल की कीमतें अनिल जी चौपट हो रही हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं जो कि क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर ही आश्रित हैं। पूरे गल्फ की जो इकोनॉमीज हैं वो भी इस पर डिपेंडेंट है, और अगर क्रूड इतना डिप्रेस्ड रहता है अनिल जी तो वो इकोनॉमीज तो पूरी तरह से साफ हो जाएंगी, और ये हुआ तो फिर अनिल जी एक बहुत बड़ा संकट पैदा होगा, क्योंकि वो जो इकोनॉमीज हैं, वो जो कंट्रीज हैं, उनका एक इतिहास रहा है, काफ़ी सारे युद्ध वहाँ हुए हैं, और चाइना के साथ भी हम देख रहे हैं कि तनातनी इंटरनेशनल लेवल पर शुरू हो गई है। तो एक बहुत चिंता होती है अनिल जी कि एक ग्लोबल कॉन्फ्लिग्रेशन इस तरह का हो जाए कि आपस में देश एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, और उसका अनिल जी ये जो क्रूड का इतने कम लेवल्स पर ट्रेड होना है ये असाधारण है और अननेचुरल है, और डेफिनेटली अनिल जी इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, तो इसको लेकर काफी चिंता है अनिल जी। ओके, ये है आपके लिए राय कच्चे तेल पर। इस बीच एक विशेष टिप्पणी है आशु मदान साहब की। आशु सर बताइए। अनिल जी, बिल्कुल जो आप क्रूड की बात कर रहे थे ना, ये कुणाल जी ने बिल्कुल ऑलमोस्ट मैं यही कहना चाहता था। अनिल जी, इस वक्त जो चीज़ है ना कि ये पेशेंस टेस्टिंग जरूरी है। मैं फिर एक मैक्रो चीज़ भी बोल रहा हूँ अनिल जी, 12,000 पे इतना डिसिप्लिन रखा 1.5-2 साल, अब आप देखिए 7 साल के सिर्फ नेगेटिव, 7 साल का पीएमएस नेगेटिव, ऐसी चीजों में अनिल जी एक लेवल ऐसा आता है कि आप बाकी चीजें, अरे आशु सर, दुनिया आशु सर, अरे भाई साहब, अरे क्यों ऐसी चीजें याद है? सब पता है सर, बहुत नुकसान में है, ये याद मत दिलाओ, बहुत तकलीफ होती है। नहीं याद ही दिला रहा अनिल जी, मैं वही चीज बोल रहा हूं कि अब जिस रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे ना, हम फिर ऊपर वाली साइड पे आ चुके हैं इस रेंज में। हाँ। इस रेंज पे इन सब चीजों को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। आप टेम्परेरीली 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन डिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजों को ओवरलुक नहीं कर सकते। तो प्रेजर्वेशन ऑफ कैपिटल बहुत जरूरी है। ओवरऑल अनिल जी, इस वक्त एक नई चीज उभर के आ रही है, ये 2 दिन के लिए नहीं है, ये लंबी चीज एक निकल के आ रही है। डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन कंट्रीज। दिस इज इन कंटिन्यूएशन व्हाट Kunal ji was saying. Deficit of trust between countries, deficit of trust between religion and deficit of trust between people. तो मैं एक ऐसा एंगल बता रहा हूं, ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच के करनी है। इस तेजी में कैरिड वे नहीं होना। डेफिनेटली वो तेजी मैंने आपको बताया सिर्फ क्योंकि शॉर्ट सबको खराब दिख रहा है, इट्स एन अपरेंट लॉजिक ट्रेड, उसका रिवर्स मार्केट करती है, वो कर रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है वो डिसिप्लिन होता है। तो मैं तो अनिल जी अब इस भाव पे नई तेजी नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज मुझे नजर आती है कि आपका 10,000 पे प्रॉफिट बुक कराना है अगर चला गया तो। ओ भाई साहब, एक्चुअली ये मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ आशु सर। आपकी कमेंट्री है कि मंदी नहीं करनी, और नहीं ट्रेड ये है मंदी नहीं करना है, और कमेंट्री है तेजी नहीं करनी। दोनों में से मैं क्या करूं? अनिल जी बताया ना, बिल्कुल ये जेन्युइनली ये पेशेंस टेस्टिंग है, नो ट्रेड जोन है, तो इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी। पहला ट्रेडिंग प्रिंसिपल है अनिल जी, मैं ब्रोकर, सब लोग मुझे कहते हैं पहला ट्रेडिंग प्रिंसिपल है, एक टाइम ऐसा आता है कि कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है। यस, बिल्कुल सही, परफेक्ट, समझ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब है आईसीआईसीआई प्रू, ये रिजल्ट देने वाला है कल। नतीजे कैसे आएंगे आप खुद देख लीजिए। बताने के लिए तैयार है पूजा बताइए रिजल्ट्स का अनुमान क्या है? रिजल्ट कमजोरी है। जनवरी फरवरी में तो ग्रोथ हमने अच्छी देखी थी, लेकिन मार्च जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर माना जाता है कंपनी के लिए, वहां पर वो लॉकडाउन के चलते डिमांड काफी ज्यादा वीक रही, इनका प्रदर्शन था वो काफी कमजोर दिखा है। कोर प्रदर्शन में कमजोरी देखने का अनुमान है, जिसके चलते हम अनुमान कर रहे हैं जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है इनका, जो कि इनकी कोर इनकम होती है, वहां पर 17% की गिरावट इस बार देखने को मिल सकती है। लॉकडाउन के चलते जो यूलिप की मांग थी वो भी इस बार कमजोरी रही है। सहारा जो मिलेगा वो इनके कमीशन और ऑपरेटिंग खर्च में जो कमी आएगी वहां से सहारा कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा। कॉस्ट कंट्रोल करने की कंपनी काफी ज्यादा कोशिश करेगी, इसलिए मुनाफे में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सहारा मिलेगा, 17% की बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन आने वाले समय के लिए यहाँ पर भी कमेंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और कुछ कंसर्न आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। फिलहाल कोर प्रदर्शन से हम कमजोर ही नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, तो ये है कमजोर नंबर्स की उम्मीद, लेकिन स्टॉक है मजबूत, और सबने आज किसी ने छोड़ा नहीं भाई साहब। आईसीआईसीआई प्रू, हाथ खड़ा करें, किस ने बोला था खरीदारी करने के लिए? 1 मिनट, सुबह वागले साहब ने पहले पिक ऑफ द डे, फिर वागले साहब ने बाद में वापस दिया। ओके, 378 और 400 का टारगेट, 378 तो आ गया वागले साहब, बधाइयां, आपका टारगेट हासिल हुआ आईसीआईसीआई प्रू का, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी क्या करें वागले साहब, कल रिजल्ट है इसके?
अनिल जी, रिजल्ट के पहले बुक करना है तो अभी मेरे हिसाब से बुक करें या कल मॉर्निंग में बुक करें? अच्छा, कल मॉर्निंग। अच्छा, सिद्धार्थ सेदानी साहब ने आज बोला कि मुझे पिक ऑफ द वीक देना है, तो उन्होंने भी आज 425 के एक हफ्ते के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई प्रू में खरीदारी करने की राय दी। ओके, इस बीच बाजार बेहद वोलेटाइल होते हुए ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से फिर ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे भसीन साहब, वो तैयार हैं। 3 बजे शार्प फोन ए फ्रेंड होगा और वो आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं, उनकी पसंद के 2 स्टॉक्स, उनकी रखिए आप तैयारी। बिल्कुल वो आने के लिए तैयार है। दीप, और एक्शन का दिख रहा है आपको? बैंक में है, वहां पर जो गिरावट है उससे बाजार में थोड़ा सेंटिमेंट फिसला है। और फिर जो कुछ एनबीएफसीज है सर, वहां पर बड़ी गिरावट आ रही है। आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, सुबह भी सर इसके बारे में बात कर रहे थे, 12.5% नीचे है। और अब दिन के लोअर सर्किट पर आपको चोला इन्वेस्टमेंट दिखेगा। चोला इन्वेस्टमेंट अब 10% नीचे है, 160 के नीचे चला गया है ये स्टॉक। तो इन दोनों में जो वीकनेस आ रही है उसकी वजह से भी आपको बाजार में अब थोड़ा आपको नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है। बल्कि सचित जी, जिस तरह की गिरावट आई है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और चोला इन्वेस्टमेंट, क्या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं इन दोनों में? दिपांशु, आई थिंक इन सारे स्टॉक्स को तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेड नहीं ले तो बेटर है। एंड जिस तरीके से चोला में एक एक फॉल्स ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन थी, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सिचुएशन वैलिड रही है। एंड जिस तरीके से वापस स्टॉक रिवर्स हुआ है, मुझे लग रहा है 130 से लेकर 180 ये इसका एक दायरा है। मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में ये रहना चाहिए। कहीं पर भी एक ट्रेंडिंग मूव आने के संकेत नहीं लग रहे। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर 180 के आसपास सप्लाई मिला है स्टॉक में, तो यहाँ से जो सप्लाई मिला है वो थोड़ा सा और प्रेशर बन सकता है। नीचे मुझे जो वैलिड सपोर्ट लग रहा है वो अराउंड 130 के आसपास ही है। तो मेजर सपोर्ट जोन वही होगा, बट मेजर रेजिस्टेंस 180 के आसपास है। तो काफ़ी कॉशियस रहना है। एंड अगर हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मुझे कल के सत्र में थोड़ा सा मोमेंटम जरूर मिला था, कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं था डेटा में। तो जिस तरीके से यहाँ पर भी प्लेसमेंट्स है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक 800 के आसपास काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस वायलेट नहीं होता। आई थिंक तब तक स्टॉक में एक कंसिस्टेंट हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बनने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी रेंज डिफाइंड है। 800 ऑन द हायर साइड शुड बी द रेजिस्टेंस। एंड मुझे लग रहा है नीचे जो सपोर्ट फिलहाल शिफ्ट होकर आया है वो अराउंड 600 के आसपास आते हैं। तो ये जो वो 2 एनबीएफसीज हैं जिन पर आप प्रेशर इस समय आते हुए देख रहे हैं, और बाजार पर भी इस समय प्रेशर है, फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। तो उतार चढ़ाव आज जो काफ़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं वो चलता हुआ आपको दिख रहा है। नैल्को, इसकी चार्ट को भी पुलअप करते हैं क्योंकि एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा था थोड़ी देर पहले, इसमें अब थोड़ा सेटल हो गया, फिर से निचले स्तरों से एक रिकवरी आ रही है। सुमित जी, नैल्को पर व्यू 6.5% की तेज़ी। देखिए दीपांशु, स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर का तेजी का मूव दिखाएगा। स्टॉक पिछले 4 से 5 दिनों में रोज तेजी दिखा रहा है और आज का जो वॉल्यूम है वो एक हफ्ते के हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर है। अभी जो भाव चल रहा है वहां से 3 से 4 रुपए का तेजी का मूव और देखने को मिल सकता है, जो कि करीब करीब 10% का होता है। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। इस हफ्ते में ये मूव देखने को मिलना चाहिए। दीपांशु, मेरे को एक छोटा ऑप्शन बड़ा कमाई भी देना है। बिल्कुल, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए। बताइए सुमित जी। दीपांशु, मंदी वाला स्टॉक है, मेरे को यहाँ से वीकनेस लग रहा है इंडिगो के अंदर। इंडिगो आज ऑलरेडी नीचे है और शायद सुबह से बहुत सारे गेस्ट ने सेल का व्यू दिया हुआ भी, और मुझे लग रहा है यहाँ से ये वीकनेस और गिरावट और बढ़ेगी। कल का लो इंडिगो में टूट चुका है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है 980 का पहला टारगेट होगा, 950 का दूसरा टारगेट होगा। इंडिगो में 1000 का पुट 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 70-71 के आसपास। इसके अंदर खरीदारी करे। इंडिगो 1000 का पुट, इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 55 रुपए का, और जो टारगेट मैंने स्पॉट के दिए अगर वो आते हैं, जो कि मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिनों में वो टारगेट आ जाएंगे, तो इस पुट की वैल्यू ऊपर में फिर 90 रुपए से लेके 100 रुपए तक देखने को मिल सकती है। 1000 का पुट लेना है, 55 का स्टॉप लॉस, 90 से 100 के टारगेट होंगे। सुमित जी, जो खरीदना है ये 1000 वाला पुट 63 70 अनिल जी, 70-71 जी। ओके, 70 के आसपास खरीदना है, 1000 रुपए का पुट ऑप्शन, और आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 55 रुपए का। 90 से 100 रुपए के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए बेहतरीन पिक। ओके, आइए अब बिगुल बजाते हैं
भसीन साहब के लिए। भसीन साहब तैयार है, उनकी 2 बेहतरीन पिक्स आपके लिए बैक टू बैक। भसीन साहब स्वागत है आपका, बताइए सर पहला स्टॉक आपका। पहले तो अनिल जी थोड़ा सा अपडेट दे दें कि HPCL 197-200 पे कहा था, उसने आज 228 का हाई मारा है। तो अगर आप 230 तक वेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो यू कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट। बट आई वुड अगेन से कि ये स्टॉक अब 235 to 240 तक ट्रेंड कर सकता है। सो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज एडवाइज इन HPCL एंड लुक फॉर हायर टारगेट टुवर्ड्स 235 to 240। सुबह की 2 कॉल थी सर, IOC में बाय वो हम कायम है। IOC will be an outperformer in this week and that should be again held on to. The other call was on Hero Honda, again वो हीरो मोटो भी वही है, 1805 जस्ट में 1800 हमने कहा था, तो 1740 का स्टॉप लॉस और 2000 का टारगेट उस पर भी कायम है। अब आज के लिए, अब अभी के लिए सर 2 कॉल्स और हैं, ये दोनों डेरिवेटिव ट्रेड है। पहला है सर सन फार्मा ने 69.70 का ट्रेड कर रहा है फ्यूचर, 469.70 का आप बाय कीजिए, 462 का स्टॉप लॉस, इसका प्रीवियस हाई 488 का था, 488 to 493 दिस वुड बी द टारगेट फॉर सन फार्मा। 488 493 का टारगेट है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है सर? 463। और इसको कितने दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए या थोड़ा लंबा है? ये इस तो 1-2 हफ्ते दिन में वाले हो मामला जाना लग रहा है चाहिए सर। इस हफ्ते में हो जाना चाहिए सर। हाँ ये तो 470 है, 488 493, तो आपकी जिस तरह की रन रेट और स्पीड है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। तो सन फार्मा आपका पहला स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है, तो आप नोट कर लें, पहला स्टॉक है सन फार्मा, जो भसीन साहब काफी लंबे समय से पहले भी रिकमेंड कर रहे थे। जब प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक बढ़ाने की बात कही थी, 350 रुपए के आसपास से लगातार रिकमेंडेशन आ रही है। अभी भी आप शॉर्ट टर्म के लिए 488 492 के टारगेट के लिए सन फार्मा में कर सकते हैं खरीदारी। पहली पिक तो आपकी सन फार्मा होगी। भसीन साहब दूसरा स्टॉक कौन सा है आपकी लिस्ट में? हाँ, दूसरा स्टॉक एक PSU बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी पिस चुका है, लेकिन अभी हमें लगता है कि ट्रेजरी प्रॉफिट्स और रिडक्शन इन सेविंग रेट दोनों स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक के लिए बहुत अच्छे हैं। तो 50-75 का भाव है, 50.5 50.75, इसमें 49.90 का स्टॉप लॉस रखिए और 53.5 से 54, 53.5 से 54 तक का आपको टारगेट होना चाहिए ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर। ओके, BOB भी हफ्ते भर के लिहाज से आपको करनी है खरीदारी, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 49.90 49.90 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, और ऊपर की तरफ 53.5 53.75 दो टारगेट के लिए BOB में खरीदारी करनी है, और साथ ही सन फार्मा में भी खरीदारी करनी है। तो ये 2 बेहतरीन पिक्स और भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। भसीन साहब ये हाल ही में जो आज थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन दिख रहा है, इसमें कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है ना, खरीदते रहे? नहीं सर, वो पेसिमिज्म तो बनी रहेगी, क्योंकि आपने जो लेवल देख रहे हो वो 1 महीने पहले दिख नहीं रहे थे। तो ऑब्वियसली पेसिमिज्म में हर आदमी कहेगा डाउ फ्यूचर 200 है, ये है वो है, तो वो बने रहिए। मैं आपको कायम कह रहा हूँ कि परसों से फिर वापस एक अपट्रेंड होएगा, कल फिर कंसोलिडेशन होएगी, लेकिन परसों से फिर वापसी होएगी। नेक्स्ट वीक विल बी मे बी द बेस्ट वीक ऑफ द मंथ, so I am keeping my fingers crossed 10,000 by the end of April on Nifty। क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, वाह। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप बने रहें। छोटा मोटा करेक्शन होगा, इतनी तेजी होने के बाद थोड़े तो बाजार रुकेंगे, और जब रुकेंगे उसके बाद फिर से आपके लिए तेजी की तैयारी। तो भसीन साहब की तरफ से 2 बेहतरीन पिक, सन फार्मा और बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदने की तैयारी है इस वक्त। ओके, शुक्रिया भसीन साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आइए, ACC ये देगा अपने रिजल्ट्स कल, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, अनुमान के साथ तैयार है मानसी बताने के लिए। मानसी बताइए रिजल्ट्स का क्या है पूर्वानुमान? जी गुड आफ्टरनून अनिल जी। नतीजे वैसे तो मिले जुले ही कह सकते हैं, क्योंकि इनकी बिक्री गिरेगी, लेकिन पिछले दिनों कीमतों में जो लगातार इजाफा देखने को मिला है, इसका सीधा असर और इसका सीधा फायदा मुनाफे पर पड़ता दिखेगा। वॉल्यूम्स में गिरावट का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, और इसका एक इम्पैक्ट हम देखेंगे बिक्री पर। 12% की गिरावट यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम भारत में कीमतें लगातार बढ़ने से फायदा जो है इनके मुनाफे पर जरूर पड़ता हुआ दिखेगा। खासतौर से पेट्रोल और कोयले के कम दामों से फ्यूल खर्च में भी गिरावट देखने को मिलेगी।
इसके अलावा कीमतों में बढ़त जारी है और साथ ही खर्चों में कमी काफी हद तक देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर कंपनी के मार्जिन और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिलेगा। अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि 13.5% मार्जिन जो है करीब 15% तक जाते हुए दिख सकते हैं और मुनाफे के फ्रंट पर 10% तक का इजाफा भी देखने को मिल सकता है। साथ ही नजर कुछ चीजों पर रखनी होगी क्योंकि कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसका असर कंपनी के नतीजों पर, कंपनी के कारोबार पर और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक कैसा पड़ता दिखेगा, इस पर खास ध्यान हम रखेंगे। और साथ ही सीमेंट की मांग, जो कि पिछले दिनों भी हमने देखा है इंटैक्ट मांग और साथ ही कीमतें इंटैक्ट रही है, क्या वो अब भी बढ़त के साथ ही जारी रहेंगी, ये देखना होगा। और साथ ही इनकी वॉल्यूम्स की स्थिति पर भी खास नजर रखनी होगी। बिल्कुल, एसीसी के नतीजों पर नज़र रहेगी। थोड़ा पॉजिटिव एक्शन ज़रूर हमने देखा है। एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, हाइडलबर्ग, कुछ ऐसे सीमेंट स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया एक्शन आते हुए दिखते हैं। देखते हैं कि इस बार वो मेंटेन हो पाएगा कि नहीं। सुमित जी, एक कॉल एसीसी के चार्ट स्ट्रक्चर पर, आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, पर वैसे स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है इसका? देखिए, एसीसी का स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर चार्ट पे देखेंगे तो बढ़िया लग रहा है। एसीसी के अंदर पिछले 7 दिनों में लोअर लेवल से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर नीचे में अगर आप देखेंगे तो 950 से इसने रैली की स्टार्ट करी थी और अभी 1170 के पास आ चुका है। अभी तक चार्ट में कुछ गिरावट का संकेत नहीं है, इसके लिए लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलने का चला रहेगा। 1130, 1140 इमीडिएट नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है, तो वो लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में जैसे ही 1200 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो 1250 से 1280 तक का अपसाइड मूव जल्दी ही एसीसी में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलने का चला रहेगा। ओके, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें जहां तक एसीसी का सवाल है। इस समय कुछ खबरें आती हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर। यूरोपियन यूनियन से खबर आ रही है, ये स्पेन की खबर है। वो 1.5 बिलियन यूरोज का एक फंड क्रिएट करेंगे और इस फंड का पर्पस है कोरोना वायरस की लड़ाई या फिर रिकवरी के लिए, जो यूरोपियन यूनियन के लिए होगा। तो स्पेन ने एक 1.5 ट्रिलियन, माफ चाहता हूँ, 1.5 ट्रिलियन यानी कि 1.5 लाख करोड़ यूरो का एक फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो फिर यूरोपियन यूनियन को कोरोना वायरस की लड़ाई और फिर बाद में जो रिकवरी आती है उसके लिए मदद करेगा। ये रॉयटर्स के हवाले खबर आती हुई है इस समय। तो ये कोरोना से रिलेटेड आपके लिए कुछ खबरें आ रही हैं, पर बाजार का रुख काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ हो रहा है इस समय ट्रेड। इस बीच आशु सर, आपकी कोई स्ट्रैटेजी इस समय? बंधन बैंक पर तो आपने कॉल दिया है, पर कोई और स्ट्रैटेजी सर इस समय? नहीं दीपांशु, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि अभी भी आप देख लीजिए, जब हम बात कर रहे थे 9300 प्लस का निफ्टी था, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट मतलब 15 मिनट में निकल गए। तो मैं फिर रीट्राइट कर रहा हूँ उसी चीज़ को कि ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, शॉर्ट नहीं करना तो लॉन्ग भी नहीं करना। मुझे लगता है कि आप प्रेजर्वेशन ऑफ कैपिटल इस वक्त होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप अभी भी आप देखिए, हमारे रिसर्च ने भी रिलायंस कॉल दी लेने की, सब कुछ है, लेकिन आप देखिए जैसे ही लेते हैं, क्या वो आप ओवरनाइट ले जा सकते हैं? आज नीचे 10 रुपए हो जाएगा, काट सकते हैं? इतना डिफिकल्ट ये टाइम रहेगा। मैं बंधन बैंक का भी एग्जांपल देता हूं, 220 पे मैंने डरते हुए कहा था कि मुझे कन्विक्शन नहीं लग रहा मार्केट के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक देखिए, 15 मिनट पहले 375 रुपए था, 360 रुपए है। उस पर तो आई थिंक शायद कोई न्यूज भी आई है, देयर इज सम न्यूज फ्लो कि किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक का एक्सपोजर है उसके अंदर। तो ये जो चीज आई है कि आईसीआईसीआई बैंक का एक्सपोजर है, आने वाले टाइम में दीपांशु ये चीजें हर बार इंटरमिटेंटली किसी ना किसी के साथ निकल के आती रहेंगी और आप प्राइस ऐसे ही देखेंगे कि क्या हो गया ढूंढते रहेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा शांति रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। चीज लेनी है अपने भाव से लेनी है मार्केट का, लेकिन भाव भगवान है, लेकिन मुझे इस भाव पे नहीं लेना है। बिल्कुल, इस भाव पर नहीं लेना है। आशु जी, जैसे आप बात कर रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक डेज लो पर है, 4.5% की गिरावट वहां पर है। और बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, क्योंकि अब 250 अंक की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर भी दिखेगी। डेज लो पर ट्रेड कर रहा है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। तो दोनों ही लिहाज से देखें, 20,500 के नीचे जाता हुआ आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। निफ्टी भी अब 9,250 का है। तो निफ्टी अब थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर क्योंकि जो आईसीआईसीआई बैंक पे गिरावट आई है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है। इस बीच कोरोना महामारी से जो दुनिया भर से के सारे देश परेशान हैं, चीन के खिलाफ अब गुस्सा उबलने लगा है। अमेरिका के तेवर लगातार कड़े हो रहे हैं। वहीं पर आप देखें तो बाकी बड़े देश भी अब चीन के खिलाफ तल्खी दिखाने में लगे हैं। पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं संदीप, आज सुबह से काफी खबरें आ रही हैं। ट्रंप साहब ने भी कुछ कड़े कमेंट्स कहे, क्या कह रहे हैं बाकी सारे देश जहां तक चीन का सवाल है और कोरोना की लड़ाई का सवाल है? नाखुश हैं दीप, और नाराजगी साफ तौर पे कई देशों की ओर से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कुछ देश तो ऐसा भी इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अमेरिका की तरफ से बताते हैं, जो ट्रंप साहब के बयान आए हैं उसमें उन्होंने तो
कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस है उसको कई बार चाइनीज वायरस के तौर पे भी संबोधित किया है और उन्होंने ये भी कहा है, आज तो उन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी कि अगर जानबूझ के ये चाइना की ओर से फैलाया गया तो उसके जो परिणाम है वो अच्छे नहीं होंगे। WHO की फंडिंग रोकी गई थी, वो तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। जापान ने तो इनफैक्ट चाइना में जितनी भी जापानी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, अगर वो अपने बेस वहां से शिफ्ट करती हैं, उनके लिए एक राहत पैकेज की घोषणा कर दी, $220 करोड़ की। इनफैक्ट उन्होंने रियायतें देने की बातचीत करी है। अगर कंपनियां वापस चीन से जापान या तो फिर दूसरे देश जाते हैं तो अलग अलग रियायतों की बातचीत की गई है। साउथ कोरिया भी इसी तरह से अपनी जो कंपनीज हैं उनको वहां से शिफ्ट करने के लिए विचार कर रहा है। जर्मनी ने तो इनफैक्ट एक काफी इंटरेस्टिंग बात करी। उन्होंने जितने भी डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, 130 अरब यूरो का बिल भेज दिया उन्होंने चीन को। और इनफैक्ट उसके साथ साथ उन्होंने जो नॉन यूरोपियन कंपनियां हैं उनके लिए नियम कड़े किए हैं अधिग्रहण के। अगर वो निजी यूरोपीय कंपनियां खरीदना चाहते हैं तो उसके जो नियम है उसमें उन्होंने बदलाव किए थे। हांगकांग पहले से काफी दिक्कत में है, चाइना के साथ उनकी तनातनी पहले भी थी, अब और बढ़ती हुई दिख रही है। इससे पहले भी हमने देखा था प्रदर्शन हो रहे थे वहां पे। और भारत की जहां तक बात है तो जो FDI नियम है उनमें बदलाव किए गए हैं, खासतौर पे जो सीमावर्ती देश है उनसे सरकार की मंजूरी के बाद ही कोई भी जो निवेश है वो भारत में आता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए एक बड़ा कदम है जो कि भारत की सरकार ने भी ली है। कोई भी यहाँ पे जो अवसरवादी अधिग्रहण है वो ना होता हुआ दिखे। अन्य देशों में स्पेन में अगर आप देखें, इन्होंने अपने FDI लिमिट्स में चेंज किया था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो फॉरेन टेक ओवर के नियम है उसमें सख्ती की थी। और इटली ने एक तो टेक ओवर के ऊपर पूरी रोक लगा दी और दूसरी ओर जो स्ट्रेटेजिक उद्योग है उनके लिए भी नए नियम बनाए। तो साफ तौर पे जो रोष है, जो गुस्सा है, वो देशों की ओर से आना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट है देशों की जहां से ये इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है और कड़े कदम आ रहे हैं। बिल्कुल कड़े कदम आ रहे हैं और इसलिए हम देख भी रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। इस बीच विजय माल्या को इंग्लैंड के कोर्ट का झटका मिला है। ये एक खबर, फ्रेश खबर आपके स्क्रीन पर इस समय आती हुई दिख रही है। इसके थोड़ा और डिटेल्स आने का करेंगे। उन्होंने यूके के अपील कोर्ट में अपने एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ जो उनकी अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है, यानी कि वो अपनी अपील हार गए हैं। ये एक लगभग फाइनल स्टेप है जहां तक विजय माल्या को वापस भारत लाने का सवाल उठ रहा है। तो एक बड़ा झटका विजय माल्या के लिए, एक बड़ी जीत जहां तक इंडियन अथॉरिटीज़ का सवाल है विजय माल्या को वापस लाने के लिए। यूके की अपील कोर्ट में उनकी जो एक्स्ट्रेडिशन के खिलाफ उन्होंने अपील जो फाइल करी थी उसको अब खारिज कर दिया गया है, यानी कि भारतीय एजेंसीज की जो अपील थी उसको अपहोल्ड कर दिया गया है। तो विजय माल्या को वापस लाने के एक कदम पास है जहां तक भारत का सवाल है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जहां तक इस केस का सवाल है, क्योंकि इसके पीछे जो इनका डिफॉल्ट हुआ है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो जितने भी बैंक्स के रिकवरेबल्स हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया है काफ़ी सालों से चल रही है और अब ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप क्लोजर पहुंच गया है भारत माल्या को वापस भारत लाने के लिए। यूपी के अपील कोर्ट से झटका मिला है। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई है और इससे बैंक्स पर वैसे तो सेंटिमेंटल रिएक्शन आएगा क्योंकि रिकवरी जब होगी तब होगी, पर हाँ एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव ज़रूर है और सबसे बड़ा लेंडर माल्या जी के लिए SBI ही है इस समय। तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव ज़रूर है SBI के लिए। फंडामेंटली ऑफ कोर्स कब जब रिकवरी आती है वो एक अलग सवाल है। तो ये एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इस समय आती हुई जहाँ तक विजय माल्या और किंगफिशर केस का सवाल है इस समय। बाजार करूँ अभी भी अगर आप देखें तो निफ्टी अब फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, 9250 के ऊपर है। तो लगभग सुबह से वही कहानी है जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि निचले स्तरों से एक रिकवरी आ रही है। आशु जी, आपका एक स्टॉक है BEL, आप इसे ऊपरी स्तरों पर बेचना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी उस समय तो नहीं मिली, बट जो पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया एक्शन इसमें दिख रहा है उस पर कुछ रीड करना चाहेंगे सर? इन लेवल्स पर क्या अच्छा शॉर्ट बनेगा या थोड़ा और ऊपर जा सकता है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? दीपांशु, मेरी ना सेलिंग लिस्ट बन रही है और ये उस लिस्ट में डेफिनेटली है, लेकिन मैंने बोला कि मेरे लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कई दिनों तक नहीं घटे और फिर स्टॉप लॉस हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा पोजीशनल करना होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। BEL में भी, मदरसन सुमी भी कुछ स्टॉक हैं जो बन रहे हैं अपनी लिस्ट में, जिनमें दोबारा से शॉर्ट करेंगे, लेकिन अपने भाव से करूंगा। तो आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी और हम कोई अपॉर्चुनिटी तो छोड़ेंगे नहीं और दीपांशु आपसे ज़रूर भी शेयर करेंगे। ओके, तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन रही है, देखते हैं किन लेवल्स पर बिकवाली आती है उस पर। थोड़ी देर में अनिल जी से आखिरी 10 मिनट की स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। एक स्टॉक जो सुबह से एक्शन में है, टोरेंट फार्मा। कुणाल जी, टोरेंट फार्मा पर राय 4% ऊपर है, 2350 पर ट्रेड कर रहा है। सुबह एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, फिर एक रेंज में हो गया, अभी थोड़ी देर पहले एक और अपमूव आया था। क्या राय है टोरेंट फार्मा पर सर? देखिए, बुलिश व्यू है मेरा दीपांशु, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि देखिए एक सपोर्ट है जो कि 2250 रुपए के आसपास टोरेंट फार्मा के लिए था,
और ये जो करेक्शन आया है इसमें बिल्कुल 2250 के आसपास से ही स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है और अगर इसका ब्रेकआउट आता है 2400 रुपए के ऊपर तो मुझे लगता है कि दोबारा से इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करें, 2400 के ऊपर ये निकल जाता है तो फिर बाय करें और फिर मुझे लगता है कि इसमें 2650 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 2400 के ऊपर फ्रेश परचेज की राय है। ओके 2400 के ऊपर जब टोरेंट फार्मा जाएगा तब एक फ्रेश परचेज वहाँ पर कर सकते हैं, बट एक्शन बढ़िया रहा है जहाँ तक टोरेंट फार्मा का सवाल है। बंसल जी, आज सुबह चार्ट कॉर्नर में फोर्टिस हेल्थ की आप लोगों की तरफ से एक कॉल आई थी। अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट भी देखिए, सुबह से ही ये स्टॉक भी एक्टिव है, 4-4.5% की तेजी अभी भी है। यहाँ पर क्या एक्शन दिख रहा है सर? दिवांशु, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिला है। 1400 के अराउंड एक बेस है और टेक्निकली इस स्टॉक के अंदर 1511 के लेवल शॉर्ट टर्म ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स का भी स्टॉक काफ़ी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है इस समय, तो नज़र रखिए, वहाँ पर भी आपको बढ़िया एक्शन दिखेगा। सचित जी, एनटीपीसी इस पर नज़र डालिए क्योंकि 75-76 के लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आई है एनटीपीसी में, अब 100 के आसपास आ गया है, डेज हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 100 को क्रॉस करता है एनटीपीसी तो फिर किधर जाएगा ये स्टॉक? देखिए दीप, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन है वो अराउंड 103-105 के आसपास ही है। बट अभी तक जिस तरीके से इसका डेटा है, मुझे लग रहा है वो जो शिफ्ट हुआ है वो शिफ्ट और थोड़ा सा कंफर्म होना चाहिए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो सकता है, अराउंड 90 के आसपास ये बेस वापस शिफ्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस उनको थोड़ा सा लंबा ही रखना पड़ेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। जब तक 91-91.5 ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड रह सकता है। एंड ऊपर मुझे लग रहा है 103-105 एक ऐसा जोन होगा जहाँ पर डेफिनेटली उनको रिव्यू करनी चाहिए अपनी पोजीशन। ये जो एक गिरावट हुई थी उसका एक पुल बैक जोन है, रिट्रेसमेंट जोन है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए 103-105 के आसपास। तो यहाँ पर 98-99 के आसपास फिलहाल ट्रेड करें। मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी सी अपमूव बाकी है, बट ओवरऑल 9150 एक काफ़ी बड़ा लंबा स्टॉप लॉस होगा। बट मुझे लग रहा है 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन भी हो जाता है तो हेल्दी साइन होंगे स्टॉक के लिए। ओके, तो एक कंसोलिडेशन के बाद एक और अपमूव आ सकता है, बट शायद थोड़ी रेजिस्टेंस के आसपास आता हुआ दिख रहा है इस समय स्टॉक। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, आज ग्लोबल क्यूज इतने डोमिनेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एकदम वैसा ही सेटअप है सर जैसा आधे एक घंटे पहले था। डाउ फ्यूचर्स 250 अंक नीचे है, कोई बदलाव नहीं है। यूरोप के बाजार भी मिले जुले हैं, एकदम सपाट ही आप कह सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स का तो कुछ इन्फ्लुएंस इस समय तो नहीं दिख रहा है सर। जी, तो दीप, थोड़ी देर पहले जब हम कर रहे थे 9325 के आसपास निफ्टी स्पोर्ट था कि यहाँ आप खरीद लीजिए, 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है, 9400 9500 का टारगेट है। तो मेरा ये मानना है पहली चीज तो फ्यूचर्स की पोजीशन तो आप खत्म कर दीजिए, और अगर आप तेजी की पोजीशन करना ही चाहते हैं तो 9300 का कॉल ऑप्शन लेकर 9500 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, ये ज्यादा ठीक रहेगा अगर करना है। बेहतर तो ये होगा डाउ फ्यूचर्स को और ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, कच्चे तेल को देखते हुए, कल के एफआईज के आंकड़ों को देखते हुए न तेजी की पोजीशन लेकर जाएं न मंदी की, क्योंकि स्क्रीन कह रही है आपको मंदी नहीं करनी है और बाकी सब चीजें आपको ये कह रही है कि तेजी करने में रिस्क है। तो मैं ये कहूंगा कि जितना आप खाली होकर जाएंगे उतना चैन की नींद भी सोएंगे, नेक्स्ट डे आप ट्रेडिंग के लिए तैयार भी रहेंगे अगर कोई मौका मिला तो। और फिर भी अगर रखना चाहते हैं तो फिर आप कवर्ड कॉल ऑप्शन के जरिए जहां 9300 का कॉल ऑप्शन खरीद के 9500 का बेच कर जाएं ताकि आपके रिस्क कम रहे। तो बेहतर तो ये होगा कुछ ना करें। और ये तो निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी तो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है, इन सेंस कि ऊपरी स्तरों से 600 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आए तो प्रॉफिट बुकिंग होती दिख भी रही है। तो हिम्मत तो नहीं है तेजी करने की, मंदी करने का मार्केट है नहीं, तो नोटा है बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी के लिए भी वैसे नोटा ही मानकर चलें ज्यादा बढ़िया है, कुछ न करें। और अगर आज आपने पोजीशन बनाई भी है तो उसे इंट्राडे समझकर खत्म कर ले, कल की कल देखी जाएगी। ओके, कल की कल देखी जाएगी। इस समय नोटा का ऑप्शन इस्तेमाल करें जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, क्योंकि बाजार का एक्शन जिस तरह का है डिफिकल्ट होगा जज करने के लिए कि कल कैसा एक्शन बनेगा। ये है राय इस समय बाजार पर आपके लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा एक जो हल्का सा ब्रेकआउट आया था, अभी भी स्टॉक उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है 1250 का, तो वहां पर नजर रखिए, थोड़ा सहारा आ रहा है। पर आईसीआईसीआई बैंक में जो गिरावट आई है उसकी वजह से थोड़ी और वॉलेटिलिटी बाजार में जरूर आपने बढ़ती हुई देखी है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन है आज, दोनों ही तरफ तेजी भी और मंदी भी। यूको बैंक, JNK बैंक दोनों पर नजर डालिए, दोनों ने अपर सर्किट लगाया है। इंडियन ओवरसीज
बैंक, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 8-9% की तेजी आपको दिखेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी इन दोनों पर भी नजर डालिए, अच्छा एक्शन दिख रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी अब प्रॉफिट बुकिंग जरूर आते हुए दिख रही है। सुमित जी, इन दोनों में से अगर कोई ट्रेडिंग स्टॉक लेना हो, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पंजाब नेशनल बैंक, तो किस पर ट्रेड करना चाहिए? देखिए दीपांशु, मेरे को आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि तेजी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं इस हफ्ते में मेरे को ऐसा लगता है कि ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक और पुल बैक के लिए ट्रेड लेना है तो पीएनबी में यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। इसका हाई था 32.75 आज उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। 1-2 दिनों में या इसी हफ्ते में मेरे को लगता है कि 38 से 40 रुपए तक का अपसाइड मूव पीएनबी के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में स्टॉक का ट्रेडिंग के लिहाज से जो सपोर्ट बन रहा है वो 31 रुपए 50 पैसे के आसपास है। जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक पुल बैक और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 35 रुपए से लेकर 38 रुपए तक का अपसाइड मूव पीएनबी में देखने को मिल सकता है। पीएनबी ट्रेड के लिए आपको अच्छा लग रहा है, इस पर थोड़ा और अपसाइड यहाँ पर आ सकता है। वागले जी, एचडीएफसी बैंक की तो हम सुबह से बात कर ही रहे हैं, पर एचडीएफसी लिमिटेड पर भी नजर डालिए, 3% की गेन वहां पर भी है और बाजार को काफी स्ट्रॉन्ग सहारा मिल रहा है। जहां तक एचडीएफसी लिमिटेड का सवाल है, लगभग डेज हाई के आसपास ही है। इन लेवल्स पर यहाँ पर क्या राय है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बट एक कंसोलिडेशन है। इसमें अगर 1800 के पार निकलेगा तो मोमेंटम आएगा। मैं अगर आपको ट्रेड के एज अ ट्रेड लेना है तो फिर 1800 के ऊपर ही लीजिए। तब तक मैं कहूंगा 1700 और 1800 के रेंज में, 1700 भी ब्रेक होते हुए ऑन द डाउन साइड नहीं लगता है। तो 1700 एक अहम सपोर्ट है, वहां पर अगर वहां के डिप आए तो फिर आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी। जहां तक एचडीएफसी लिमिटेड का सवाल है, आईसीआईसी बैंक तो गिरा ही है, साथ ही एक्सिस बैंक पर नजर डालिए, 4.5% नीचे आपको एक्सिस बैंक भी इस समय, बल्कि 5.5% नीचे आपको इस समय एक्सिस बैंक भी दिखेगा। डेज लो पर यह भी ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, 450 पर एक्सिस बैंक का क्या लेवल है? यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा या फिर फर्दर सेलिंग होगी? दिवांशु, मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ रही है स्टॉक में, बट मुझे लग रहा है नीचे जो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अराउंड 435 के आसपास है, 435 440। आई थिंक ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। तो मुझे लग रहा है अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो एक पुल बैक पे ही करनी चाहिए अराउंड 440 435 इस पर्टिकुलर रेंज में। तो थोड़ी सी और गिरावट यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है, बट यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्ट नहीं करने हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक वापस अपॉर्चुनिटी बनेगी कुछ लॉन्ग्स बनाने की 440 के आसपास। ओके, तो 440 के आसपास अगर आपको स्टॉक मिले तो फिर एक फ्रेश खरीदारी की जोन आपको वहां पर दिखेगी। ये है आपके लिए एक्सिस बैंक पर राय। पर इस समय फाइनेंशियल्स ही हैं जो बाजार में दोनों ही तरफ आपको गेंस दे रहे हैं, अच्छी गेंस भी दे रहे हैं और अच्छी गिरावट भी दे रहे हैं, और कुछ सपोर्ट भी आ रहा था इन स्टॉक्स के लिए, वहां पर आप नजर डालिए। आज सुबह हमने देखा काफी सारे गैस स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आया, उसमें महानगर गैस की बात नहीं हो पाई। सुमित जी, महानगर गैस का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, हालांकि आज 1.5% की तेजी जरूर दिखा रहा है, पर जिस तरह से बाकी गैस स्टॉक्स में मूवमेंट आया, उतना बड़ा मूवमेंट आज इस स्टॉक में नहीं दिखा। बिल्कुल आपने सही कहा, मोस्ट ऑफ दी गैस स्टॉक में आज तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडेक्स आज रेंज माउंट दिखाया, इसके लिए इन स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया। जैसे ही इंडेक्स 1-2 दिनों में परफॉर्म करता है तो ये गैस स्टॉक सबसे ज्यादा भागेंगे, सबसे बढ़िया तेजी का मूव दिखाएंगे। आपने स्पेसिफिक महानगर गैस का नाम लिया, स्टॉक का स्ट्रक्चर पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूसली तेजी का है, स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया दिख रहा है, आज 200 DMA के आसपास ही घूम रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है, जिसमें 1000 प्लस के लेवल हो सकता है इसी हफ्ते में देखने को मिले। 960 के आसपास का भाव है, 3 से 4 दिन के लिए स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें नीचे में 925 930 का सपोर्ट होगा और ऊपर में एक बार 980 का लेवल टूटते ही 1000 से 1020 के लेवल हो सकता है इसी हफ्ते में देखने को मिले। तो महानगर गैस में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो महानगर गैस में खरीदारी की राय रहेगी। निचले स्तरों पर आपको अच्छी रिकवरी वहां पर देखने को मिल सकती है, नज़र रखिए उस पर, क्योंकि अच्छा मूवमेंट आ सकता है। जहां तक गैस स्टॉक्स का सवाल है, आज सुबह अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद सपोर्ट नहीं आए। बंसल जी, एक हैवीवेट जिसने बाजार को आज सपोर्ट नहीं किया, ये आईटीसी 4.5-5% की गिरावट आई है। आज वैसे भी सारी कंजम्पशन नेम्स में गिरावट आई, तो आईटीसी भी उधर ही है, पर ये 180 के पास ट्रेडिंग लिहाज से अच्छा बाय बन सकता है या फिर थोड़ी और वीकनेस आएगी? देखिए दीपांशु, अच्छा भाई तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि इस वोलेटाइल माहौल के अंदर आईटीसी के ऊपर दाव लगाया जाए। अगर इस समय किसी स्टॉक पे दाव लगाना हो इंडेक्स के, तो सन फार्मा के साथ जाना चाहूंगा, जहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और सन फार्मा 500 की तरफ जा रहा है। तो अगर कुछ फ्रेश खरीदना हो तो आईटीसी से स्विच करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म टू सन फार्मा।
आशीष सर, मैं राय लेना चाहता हूँ आपसे 30 रुपए वाले स्टॉक पे आपको थोड़ा लगेगा अपनी डिग्निटी के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी मेरे को पूछना है। यस बैंक 30 रुपए वाला भाव है, आज 20% ऊपर भी है। एक तो ये अभी ऐसा मेरा सवाल ये नहीं कि यस बैंक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरा सवाल ये है कि आजकल लोगों ने यस बैंक पे सवाल पूछना बंद कर दिया। कोई व्यूअर यस बैंक पे सवाल नहीं पूछता, पहला। और आजकल किसी भी एक्सपर्ट ने यस बैंक पे बाय और सेल कॉल देना बंद कर दिया, कोई बाय सेल देता नहीं। क्यों? ये दोनों सवाल के जवाब चाहिए मुझे। अनिल जी, जो आपने पहला सवाल पूछा ना कि यस बैंक पे सवाल पूछना है, और उसके बाद जो दो चीजें बोली उसके बढ़ने का कारण वही है। जो आपने दोनों चीजें पूछी, ऑब्जर्वेशन दी अपनी, बिल्कुल राइट ऑब्जर्वेशन थी, वही उसके बढ़ने का कारण है। अनिल जी, 20 से 25 रुपए की रेंज में अब यस बैंक में जाने में कुछ भी नहीं है, और वो जो असली स्टॉक है वो तो लॉक इन में चला गया है। तो ये लॉक इन के अंदर ही आप देखना, अभी तो कोरोना की वजह से क्योंकि डबल वैमी हो गया, मार्केट भी खराब हो गया, यस बैंक की अपनी भी न्यूज थी, फाइनेंशियल मार्केट भी सबके साथ उसको हो गया। लेकिन वो जो 20 रुपए के आसपास का भाव है जो कई दिनों तक 22, 23, 24 चल रहा है, अनिल जी वो भाव मुझे लगता है करेजियस मूव है लेने वाला, क्योंकि जब तक वो लॉक इन हटेगा, उस लॉक इन और इसके बीच में एक बार इस यस बैंक में बड़ी अच्छी गेम बन सकती है। और उसका दूसरा कारण यही है जो आपने बोला कि सबने बात करनी छोड़ दी, सबने अब बात लेना छोड़ दिया, जिसका लिया हुआ 75% फंस गया, उसका पड़ा हुआ है जो रखा हुआ है, तो अब ये रडार में नहीं है। प्रिसाइजली यही रीजन है कि अनिल जी यस बैंक में कुछ ना कुछ धमाल जरूर होगा। चलिए बढ़िया है, कुछ न कुछ होगा जरूर। फिलहाल तो ये है कि अब आज एकदम सुस्त क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी ये कहना भी मुश्किल है कि निफ्टी लाल में बंद होगा हरे में, ये भी मुश्किल है, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में लाल हरे के बीच में झूलता रहा। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद होगा, ये तो साफ दिख रहा है। 21,122 का हाई बनाने के बाद 20,500 यानी कि ऊपरी स्तरों से लगभग 600 अंकों का नुकसान आपको बैंक निफ्टी में नजर आएगा। लेकिन निफ्टी एकदम शांत कली के लेवल के आसपास बंद होता हुआ आपको दिखेगा। सेंसेक्स में हल्की सी मजबूती दिखेगी। आज फिर से एनबीएफसी स्टॉक्स कमजोर होते हुए दिखे, यहां पर दबाव बना है, और दूसरे मेटल्स कमजोर होते हुए दिखे। आज के टॉप लूजर में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये स्टॉक आपको दिखेंगे। और प्राइवेट बैंक्स कमजोर हुए आज फिर से, जिनकी वजह से बैंक निफ्टी पर दबाव बना है। कौन हुए कमजोर? एक्सिस, इंडसइंड, आईसीआईसीआई, ये गिरने में आगे रहे। इनके अलावा गिरने में भारतीय इंफ्राटेल 5%, ग्रासिम, आयशर मोटर्स, आईटीसी जैसे स्टॉक्स भी आज रहे हैं कमजोर। आइए वायदा कारोबार के शेयर बता दूं कौन से कमजोर हैं। सारे के सारे एनबीएफसी आज तेजी से गिरी है। 1-2 दिन की शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के बाद आज जोर से गिरावट आती दिखी। चोला फाइनेंस 13% नीचे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 13% नीचे, तो साउथ बेस्ड दोनों ही कंपनियां काफी तेजी से गिरी। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंस 8%, आरबीएल 7%, इंडिगो हमारा आज बड़े दिनों बाद स्टॉक ऑफ द डे आया। 1020 और 1000 का टारगेट दिया था, आज का ही 1045 है। दोनों टारगेट हासिल होते हुए दिखे आज के सेशन में, ये एकदम परफेक्ट आता हुआ दिखा है। ओके, इसके अलावा उज्जीवन ये कमजोर हुआ है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कमजोर हुआ, पीवीआर आज 6% फिर से निकल गया, ये ऐसा लग रहा है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज कमजोरी की तरफ रहे। मजबूत क्या रहा है? यस बैंक 18% ऊपर, अदानी पावर 12-13% ऊपर, नैल्को 6% ऊपर, कैन बैंक में 5% की तेजी। ये मजबूत शेयर रहे हैं आज आपके लिए। तो यहां से आई है पूरी तरह से आपकी तेजी और मंदी। आइए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने 3 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी, और 186 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। सेंसेक्स बंद हुआ है 59 पॉइंट ऊपर। फाइनल क्लोजिंग आने में थोड़ा सा वक्त रहेगा, लेकिन उससे पहले दीप बताएंगे आपको आज आगे का प्रोग्राम क्या है। दीप। बिल्कुल अनिल जी, 2 बड़ी बातें हैं। और आज जैसे हमने देखा है कि देश के कई इलाकों में लॉकडाउन में ढील दे दी गई है। ग्रामीण इलाकों सहित कई ज़रूरी इंडस्ट्री और कारोबारी गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। सरकार के फैसले से करीब 50% इकोनॉमी अब अनलॉक हो गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से इकोनॉमी को संजीवनी मिलेगी और जान के साथ ही जहान भी सुरक्षित होगा। लेकिन क्या सच में इस कदम से अर्थव्यवस्था में कोई सहारा मिलेगा? आखिर कहां मिली है कारोबार की इजाजत? कितनी जरूरी है ये छूट और इन फैसलों का क्या होगा असर? आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में जरूर देखिएगा। लॉकडाउन में राहत पर शर्तें लागू,
ये एक बड़ी खबर है जिस पर हम फोकस करेंगे कि कहाँ कहाँ आपने ढील दे दी गई है और इसका असर कैसा रहेगा। पर अनिल जी, इससे बड़ी बात जो कल 11 बजे आप करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स पर, जो आपका म्यूचुअल फंड का फंडा है, और जो आज हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से लोगों को थोड़े कंसर्न्स हो गए हैं, मुनाफा लें लॉस काटें इस लेवल पर, SIPs कुछ लोग रोक रहे हैं, तो ये सारे सवाल और कहाँ पैसा लगाना चाहिए लंबी अवधि के लिए, ये सब आप डिस्कस करने वाले हैं कल 11 बजे सर। बिल्कुल, और जैसा आशीष सर कह रहे थे ना भी आज दोपहर में कि भाई 5-5, 7-7 साल पुरानी SIP में सबके लॉस आ गए हैं, प्रॉफिट से लॉस में आ गई, तो अब वही वाले सवाल लोग पूछ रहे हैं आशीष सर को सुन के कि अब क्या करना है, जिनमें लॉस आ रहा है वो चालू रखें निकल जाएं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। कौन से फंड्स में आपको नया पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर आपको SIP कम ज़्यादा करनी चाहिए, लंप सम लगाना चाहिए या टुकड़ों में लगाएं, बॉटम बन गया या बनना बाकी है, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो ये शो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड पर है, जहां पर मैं अपनी पर्सनल राय रखूंगा कि म्यूचुअल फंड में आपको कहां क्या कुछ देखना चाहिए। तो ये शो कल सुबह 11 बजे, जिसमें मैं और मानसी आपको ये सब कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। दीप, तो फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है दीप, 5 पॉइंट नीचे निफ्टी और सेंसेक्स 159 पॉइंट नीचे। आशु सर है ना हमारे साथ? आशु सर, ये है ना, ये बॉटम बनने वाली जो फॉर्मेशन की जो हमने स्टडी की है, इसमें बाकी सब ठीक है, एक बड़ी समस्या आ रही है, और वो समस्या ये आ रही है कि ये 9 दिनों में जो 3 दिन से ज्यादा नेगेटिव क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, वो फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। अब जैसे आज भले आप 5 पॉइंट नीचे बंद हुए, लेकिन जैसे मान ली तो नेगेटिव क्लोजिंग पड़ेगी, तो 9 दिनों में 3 दिन नेगेटिव क्लोजिंग, ये वाले फॉर्मूले के अलावा तो बाकी फॉर्मूले सब फिट हो रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव क्लोजिंग वाला फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि अभी भी शायद बेस बनने में, बॉटम बनने में वक्त लगेगा। क्या कहना है आपका? अनिल जी, जैसे वो एक कहावत है ना, ये इश्क नहीं आसान, तो ये बॉटम फॉर्मेशन भी नहीं आसान। हाँ। तो ये तो ऐसे ही रहेगा अनिल जी, इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन आपने ना जो साइंस पकड़ लिया है वो बहुत मजेदार है। और अनिल जी एक और चीज, अनिल जी एक म्यूचुअल फंड का शो मेरे साथ भी करिए ना आप प्लीज, आपका और मेरा बस। तो उसमें आप एंकर होंगे या एक्सपर्ट होंगे, ये बताइए। नहीं सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अपने तर्क वितर्क पे। म्यूचुअल फंड वालों को लेके आऊंगा मैं। अच्छा, वो आपने देखा था एक मैंने वो कार्टून आया था इसमें बीच में भी एक वो मतलब आदमी गदा लेके खड़ा है कंधे पे, और वो दूसरे को पूछा था कि वो भाई साहब कहाँ मिलेंगे जो कहते थे सही है। वो देखा है क्या? तो ये देखिए, ये सब मंदी के मजे हैं। सर वो देखा नहीं कहीं, चलता रहता है। देखा नहीं कहीं, सर वो देखा नहीं कई लोगों ने तो मुझे बोला कि मैंने ही बनाया शायद वो। नो वंडर, आप बना भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये तो अलग अलग वक्त की बात है। चलिए जो भी है, लेकिन आपकी इच्छा मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। एक दिन जरूर अपन साथ में करेंगे म्यूचुअल फंड वाला शो। थोड़ा मैं पहले है ना उसके लिए तैयार हो जाऊं, थोड़े NAV ठीक हो जाए, सुधर जाए, उसके बाद आशु सर शो करेंगे। अभी नहीं, इस वक्त नहीं, ठीक है ना। थोड़ा निफ्टी 10,000 आ जाने दो, उसके बाद करते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये है आपके लिए आज का सेशन, जो बेहद वोलेटाइल होकर एकदम शांत सुस्ती के साथ बंद हो गया। बिल्कुल दीप, आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल अनिल जी, तो आज शाम को 6 बजे खास पेशकश है, उस पर नज़र रखिए, और कल 11 बजे अनिल जी भी आपको म्यूचुअल फंड का फंडा बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही कुणाल जी और बंसल साहब भी, बॉम्बे में सचित जी, सुमित जी और वागले साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।